पहली ऐसी सीढ़ी क्या थी जिससे आपको लगा कि इस आंदोलन की अब वाकई ज़रूरत है? तो इसके लिए तो पुष्कर सिंह धामी प्रशंसा के पात्र बने आपके। दिल्ली से राहुल गांधी जी ट्वीट करते हैं, प्रियंका गांधी जी, तब जाकर हमारे जो 6 बार के विधायक हैं चक्राता के, उन्होंने हिम्मत जुटाई कि वो अपने आवास यमुना कॉलोनी से और गांधी पार्क की तरफ चल पड़े। आपको पैसा ऑफर किया गया, जेल के भीतर थे, जेल के भीतर भी भेजे गए। बॉबी पवार को फिर राजनीति में क्यों उतरना पड़ा जब सब कुछ काबू में आ चुका था? इसके अलावा मेरे पास रास्ता क्या बचता था? हम मूल निवासियों से, हम उत्तराखंड वासियों से आप यहाँ आने के लिए पास मांग रहे हैं। बॉबी पवार ठेकेदारों की पैरवी बहुत करते हैं। हम ठेकेदारों की पैरवी करते हैं, पर मूल निवासी ठेकेदारों की पैरवी करते हैं। कौन बड़े बड़े क्लबों में किस प्रकार की चीज़ें हो रही है, किस प्रकार की जो संस्कृति है उसकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। संस्कृति बॉबी पवार की एक हवा थी, एक गुब्बारा था जो फट गया, उसकी हवा निकल गई है। उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा एक माध्यम है तमाम क्षेत्रीय ताकतों को इकट्ठा करने का, एक बैनर पर लाने का। ये शुरुआत अगर की है तो शॉर्ट टाइम के लिए नहीं है। बॉबी पवार आया, एक चुनाव लड़ा, दूसरा चुनाव लड़ा, बना और फिर घर बैठ गया। ये इस प्रदेश की पूरी नींव रख कर जाएंगे। एक लोटा वाला चक्कर क्या है, ये थोड़ा सा समझाइए जरा मुझे। जो लोटा नमक, जो एक परंपरा, जो एक प्रक्रिया जो बनाई गई है, केवल चुनावी हथकंडा एक बनाया गया है कि उस महिला के आज तक बच्चे नहीं हो रहे, वो इसका कमाल है कि हमने ऐसा करा था और तब नहीं हो रहे। बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिलकर बॉबी पवार को निपटाइए। इस प्रकार की बातें वो खुद अपने जुबान से लोगों को बोलते हैं कि मुझे तो केवल बॉबी पवार को गिराने के लिए, बॉबी पवार को डैमेज करने के लिए बनाया गया है। आप उतने मजबूत हैं कि 2027 में फाइट कर पाएंगे? बदलाव जरूरी है। 6 बार के विधायक रहने के बाद अगर आपको लोकसभा जैसे चुनाव में विधायक निधि का प्रयोग करने पड़ रहा है, विधायक निधि बांटने पड़ रही है लोकसभा चुनाव में कि बॉबी पवार को वोट नहीं जाना चाहिए, तो मैं समझ सकता हूं कि उनकी जड़ें हिल चुकी है। पंचायत चुनाव में भी कैसे विधायक निधि बांटी गई। 70 विधानसभाओं में से केवल एक विधानसभा है जहां विधायक निधि कैश में बंटती है। शेर अगर 2 कदम पीछे ले तो जरूरी नहीं है कि पीछे हट गया, हो सकता है लंबी छलांग के लिए वो 2 कदम पीछे लिए। आपका जो डेंट है वो कांग्रेस की तरफ ज्यादा लगना है और बीजेपी की तरफ कम, तो कहीं ये बी टीम वाला सिस्टम सही तो नहीं हो रहा है? गणेश गोदियाल है, जिनको मैं क्या सभी लोग जमीनी स्तर का नेता कांग्रेस में मानते हैं। चिंतन करना चाहिए, आपसे चर्चा करनी चाहिए कि बॉबी पवार ने पीठ में छुरा भोंक दिया। वसूली मोर्चा अभियान करके एक पेज बना है। कांग्रेस, यूकेडी और बीजेपी तीनों बॉबी पवार के पीछे पड़े हुए हैं। उत्तराखंड को अब बचाना है इन लुटेरों के हाथ से। राजस्थान का एक दौर था जिस समय एक आंदोलन की उपज हुई और रविंद्र भाटी नामक एक व्यक्ति ने एक बड़े आंदोलन को अंजाम दिया। लोगों ने रेला देखा भीड़ का, लोगों ने युवाओं का रेला देखा और कुछ समय बाद एक बड़ा नाम उभर कर आया राजस्थान में, रविंद्र भाटी के नाम से। राजनीति में सफल हुए, कई चुनाव जीते और लोग उनके साथ लगातार बने रहे। लगभग ऐसा ही जिक्र मैं इसलिए उत्तराखंड के लिए भी करना चाहता हूं क्योंकि यही परिपाठी और इसी परिवेश से निकलकर एक ऐसे व्यक्तित्व ने आकार लिया जिन्होंने एक छोटे से शहर से शुरुआत की अपनी पढ़ाई को लेकर, और सपने उनके थे कि अच्छी पढ़ाई होगी और अच्छी नौकरी लगेगी, अच्छा परिवार यापन कर पाएंगे वो। लेकिन हालात बदले। उस हालात बदलने से उनकी जो पढ़ाई थी और जो उनके सपने थे वो एक आंदोलन में तब्दील हो गए। हम बात कर रहे हैं पूर्व बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार की, जो आज अपना राजनीतिक आकार ले रहे हैं उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा में। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने, मैं सीधे ही आ रहा हूं, आपने एक आग सी लगा रखी है, चक्कर क्या है? नहीं देखिए, आग सी क्या होती है, हम मुद्दों पे लड़ने वाले लोग हैं, मुद्दों पर बोलने वाले लोग हैं और मुद्दों पर ही बोल रहे हैं। आज के परिवेश में इसलिए महत्व समाज के बीच में मिल रहा है क्योंकि काफ़ी जो बोलने का जिम्मा जिन्हें होता है, विपक्ष हो मीडिया हो, वो मौन है। इसलिए बॉबी पवार और बॉबी पवार जैसे कुछ लोग बोल रहे हैं तो उनका महत्व समाज समझ रहा है। मैंने बॉबी शुरुआत की राजस्थान के एक घटनाक्रम को लेकर। एक व्यक्ति इसी तरीके से उठे और आंदोलन से वो एक अच्छे राजनेता में तब्दील हुए और ये खुशी की बात है कि राजनीतिक लबादा उन्होंने नहीं ओढ़ा, आज भी वो युवाओं के लिए काम कर रहे हैं। मैं उनसे कभी मिला नहीं, नाम उनका रविंद्र भाटी है। लगभग ऐसे ही हालात मैंने 2018 से उत्तराखंड में देखने शुरू किए। सन 2000 से लेकर बहुत सारे आंदोलन हुए, लेकिन
2018 में जो आंदोलन हुआ, जब युवा सड़कों पर आए, बेरोजगार सड़कों पर आए, तो पहली बार इतना बड़ा हुजूम लोगों को देखने को मिला। कैसे पहुंचे यहां तक और क्या वजह रही कि आपको उस हुजूम की अगुवाई करनी पड़ी? देखिए, जो हालात प्रदेश के थे, वो बेरोजगारी का मामला हो या बेरोजगारी में जिस प्रकार से परीक्षाएं जो हो रही थी, उन परीक्षाओं में पारदर्शिता का मामला था, वो सबसे बड़े दो कारण थे और हम उसका एक हिस्सा थे, एक स्टूडेंट के रूप में। तो हमारे साथ ये जो चीज़ें थी, हम पढ़ाई कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे और वैकेंसी ना निकलना, और अगर कोई वैकेंसी निकलती है उसमें अनियमितताएं होना बहुत बड़े स्तर पर, तो वो कहीं ना कहीं हमारे जो मेहनत है उस पर पानी फेरा जा रहा था। तो इस प्रकार से एक संगठन तैयार हुआ, उस संगठन का जिम्मा मुझे दिया गया और उस संगठन का जिम्मा मिलने के बाद निश्चित ही हमने पूरा प्रयास किया कि पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ इस पद की गरिमा को रखते हुए अपनी उस भूमिका को दिखाया जाए, उस भूमिका में रह के इस लड़ाई को लड़ा जाए जो इस प्रदेश के लिए अत्यंत आवश्यक हो गई थी। और पूरे प्रदेश भर के लाखों युवाओं ने साथ दिया और उनके अभिभावकों ने साथ दिया, तब जाकर हम लोगों ने एक ऐसी लड़ाई लड़ी जो कि एक ऐतिहासिक लड़ाई है, जिसमें कि सबसे बड़ी बात नकल रोधी कानून को लागू करवाना, एक कानून बनवाना बहुत बड़ी बात है और उत्तराखंड के युवाओं ने वो करके दिखाया। और इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आज कानून बन गया है, उत्तराखंड से शुरुआत हुई है और कल के दिन मैं देख रहा था दिल्ली के एसएससी स्कैम जो हो रहा है उसमें भी इस प्रकार की चीज़ें आ रही है, राजस्थान में हो रही है, मध्य प्रदेश में हो रही है, अलग अलग स्टेटों में। तो निश्चित ही हमारा जो ये आंदोलन का जो नतीजा निकला, जो हमने ये कानून लागू करवाया, ये कल के दिन ऐतिहासिक होगा कि पूरे देश में जगह जगह स्टेटों में ये लागू होगा। और इसके पीछे हम लोगों का जो संघर्ष रहा है वो कहीं ना कहीं हमें इनाम के रूप में कहो, दर्जनों मुकदमे मिले हैं, कई बार लाठियां खाई है, कई बार जेल यात्राएं हुई है। तो ये सारी चीज़ें हैं और कम से कम जो एक हमारा सपना था कि हम सरकारी नौकरी का टेस्ट पास करके एक अधिकारी बनेंगे, कर्मचारी बनेंगे, वो सपना अधूरा सा रह गया है। क्योंकि जब इस लड़ाई में बहुत सारी चीज़ें आगे बढ़ती गई तो हमें उस जगह से हटना पड़ा, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है, अगर आप इसे रेगुलर नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं आप और चीज़ में सफल हो सकते हैं। आपके अंदर जो चीज़ें हैं वो आपको निखार दिला सकती है, पर पढ़ाई कहीं ना कहीं जो है वो समय मांगती है, जो कि हम उसके बाद नहीं दे पाए संघर्षों के दिनों में। पर बॉबी, कभी भी किसी दूसरे माले पर जाने के लिए एक सीढ़ी का इस्तेमाल किया जाता है। आपने आंदोलन की शुरुआत की, कई लोग आपके साथ थे। इस शुरुआत की वजह क्या रही? मतलब पहला ऐसा पॉइंट या कहें कि पहली ऐसी सीढ़ी क्या थी जिससे आपको लगा कि इस आंदोलन की अब वाकई ज़रूरत है? देखिए, हम तैयारी कर रहे थे और इस बीच हमने भी 2-4 पेपर दिए और सिलेक्शन रुक रहा था। हम तो नए थे, परंतु हमारे जो सीनियर लोग थे, बच्चे हमारे रूममेट हो या हमारे कोचिंग में जो लोग थे, तो उन लोगों का हर बार 0.25 से 0.50 से 1 नंबर से सिलेक्शन रुक रहा था। उसके पीछे की वजह थी कि जो सुगबुगाहट थी कि पेपर बिकते हैं, और पेपर बिकते हैं तो पेपर जिस दिन होता है उससे पहली रात को अलग होटलों में ले जाके, रिजॉर्टों में ले जाके या कहीं और जगह ले जाके पेपर पढ़वाया जाता है। ये भी एक माध्यम था और एक और माध्यम था कि कुछ जिनकी सेटिंग होती थी उनसे कहा जाता था कि तुम अपनी OMR खाली छोड़ के आना, मतलब अपना रोल नंबर नाम डाल के और OMR खाली छोड़ के, गोले खाली छोड़ के, फिर वो जो दलाल होता था, एक जो नकल माफिया होता था, वो उस अभ्यर्थी को कहता था कि कॉपी खाली छोड़ने के बाद जब वापस आओगे, जिस पेन से तुमने अपना रोल नंबर भरा है उस पेन को हमारे हवाले कर देना और बाद में उस OMR को आयोग के अंदर या कहीं और जगह भरा जाएगा। इस प्रकार की चीज़ें चल रही थी। तो जब ये चीज़ें चली और हमें पता लगा, जब कुछ रिजल्ट आउट हुए और उन रिजल्टों में हमने देखा कि कुछ JCB जो चलाते थे उनका सिलेक्शन हो गया, कुछ ट्रक चलाते थे उनका सिलेक्शन हो गया, तो पूरा हमारा जो शंकाएं थी, हमारा जो शक था, वो कहीं ना कहीं विश्वास में बदल गया कि वास्तव में होता है।
और जब फिर हमने इसके पीछे काम करना शुरू किया और बहुत एक लंबा समय लगा पूरी चीज़ों को निकालने के लिए, पूरी चीज़ों को खंगालने के लिए। एक बहुत बड़ा रिसर्च और एक बहुत बड़ी टीम जो आज उन्होंने नौकरियां भी पाई है और बड़े बड़े पदों पर गए हैं, जिन लोगों ने हमारे साथ काम किया ईमानदारी से, जिनका हक मारा जा रहा था। तो इसमें प्रूफ वगैरह भी मिल पाए आपको पूरी तरह से? बिल्कुल, प्रूफ के आधार पे ही हम लोगों ने इस पे कार्रवाई करने का साहस हम दिखा पाए। और प्रूफ अगर नहीं होते तो सरकार तो उत्तराखंड बनने के बाद से ये चीज़ें शुरू हुई है, तो तब से कोई भी सरकार रही हो, कांग्रेस रही हो, भाजपा रही हो, किसी के हाथ में भी कमान रही हो, सब लोगों ने हर बार बार जब भी कोई परीक्षा का रिजल्ट आउट होता था, मुद्दे उठते गए, कुछ शंकाएं आती गई और कुछ दिनों बाद वो ठंडा होता गया। परंतु जब एविडेंस हमारे पास आए और एविडेंस के आधार पर ही सरकार को दबाव में आना पड़ा, उन एविडेंस की जांच करवाने के बाद तब जाकर वो चीज़ें पकड़ में आ पाई। अन्यथा अगर हमारे पास एविडेंस नहीं होता या जिस चीज़ का हमारे पास कोई पुख्ता साक्ष्य नहीं पहुंच पाया, वो लोग आज भी बच निकले हैं और हो सकता है कि ये भविष्य में फिर घातक हो। ये सारी चीज़ें आपको लगता है बेरोजगार संघ जिस वजह से शुरू किया था आपने, वो पूरा हो चुका है? देखिए, हम मेरी और हमारे टीम की एक व्यक्तिगत ऐसी लड़ाई थी, क्योंकि हमारे साथ छलावा हुआ था। उसमें ये बिल्कुल ऐसी लड़ाई थी कि नकल माफिया कहीं ना कहीं हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उनके साथ सरकारों और नेताओं का शय था, वो हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हम लोगों ने पूरा प्रयास किया और पूरी कोशिश की कि उन नकल माफियाओं के जड़ तक पहुंचा जाए, उनको सबक सिखाकर उनको नंगा किया जाए और जनता के सामने उनके चेहरे आ सके और सज़ा मिल सके। हमने उसको अंजाम दिया। ये आज हम नहीं, ये पूरा प्रदेश कह रहा है, पूरे प्रदेश का नौजवान और यहाँ के सत्ता में बैठे हुए लोग, विपक्ष में बैठे हुए लोग, कोई भी ये कह रहा है कि हम लोगों ने उस लड़ाई को अंजाम तक पहुँचाया। और उस अंजाम तक पहुँचाने के बाद जब 100 गिरफ्तारियाँ हुई, उस 100 गिरफ्तारियों के बाद हमने एक कानून भी बनाया सरकार ने, और हमारे दबाव में आकर, उत्तराखंड के युवाओं के दबाव में आकर सरकार को कानून बनाना पड़ा। कम से कम हमने जो चीज़ शुरू की उसको हमने अंजाम तक पहुंचाया और तब जाकर आज ये चीज़ें चल रही है। तो इसके लिए तो पुष्कर सिंह धामी प्रशंसा के पात्र बने आपके? नहीं, देखिए, जब लंबे समय से इस बात की मांग हो रही थी कि भाई इस प्रदेश में इस प्रकार की घटनाएं बार बार सामने आ रही है और घटना सामने आने के बाद कुछ दिन चर्चाओं में रहती है और उसके बाद दब सी जाती है, क्या कोई ऐसा कानून नहीं होना चाहिए जिससे इन पर लगाम लगाया जा सके? लंबे समय से मांग थी, ऐसा नहीं है कि हमने पहले दिन मांग की और दूसरे दिन ये कानून बन गया। लंबे समय से मांग थी। इस मांग को उठाते उठाते हमारे कई साथियों पर और खुद हम पर दर्जनों मुकदमे हुए, कई बार जेल की यात्राएं हुई, कई बार लाठीचार्ज हुई, बहुत सी प्रताड़नाएं झेली है। उस संघर्ष के बाद जो अंतिम एक संघर्ष था इस कानून से बनने के बाद, जिसमें 13 लोगों को जेल भेजा गया, उसके अलावा कम से कम 100 से 150 लोगों पर FIR दर्ज कराई गई और एक बहुत बड़ा आंदोलन जो हुआ, आपने तो उसको लाइव रिकॉर्ड किया, आप सब जानते हैं। तो जब कई युवाओं के सर फटे, टांगे टूटी, हाथ टूटे, तब जाकर सरकार दबाव में आई और सब दबाव में आने के बाद ये निर्णय लेना पड़ा। तो ये भली भांति समाज जानता है, भली भांति युवा जानता है कि नकल रोधी कानून क्यों आया और कैसे आया। एक चीज़ और है, जितना मैं थोड़ा बहुत पढ़ पाया हूँ, चक्राता से आप रहने वाले हैं, चक्राता के जौनसार बावर का जो क्षेत्र है, वो माना जाता है कि चाहे कितना भी विरोध हो, लेकिन जब कोई उस क्षेत्र को लेकर कभी कोई समस्या खड़ी होती है तो चाहे वो आम आदमी हो या ख़ास आदमी हो, सब एक साथ मिल जाते हैं, एक साथ लड़ाई लड़ते हैं। आपके क्षेत्र में 2 बड़ी शख्सियत थीं, एक भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखने वाली, दूसरी कांग्रेस से संबंध रखने वाली। तो क्या इन दोनों ही शख्सियत, मैं बात कर रहा हूँ कांग्रेस से प्रीतम सिंह की और बीजेपी से मुन्ना सिंह चौहान और मधु चौहान की, क्या इनमें से किसी ने भी आपकी मदद करने की, आपकी आवाज़ को बुलंद करने की कोशिश की या आप अकेले पड़ गए? किस दौर में? उसी दौर की बात कर रहा हूँ जिस दौर में ये आंदोलन हुआ। देखिए, व्यक्तिगत रूप से उन लोगों का कोई ऐसा सहयोग रहा हो किसी के लिए, छात्रों के लिए, तो वो बात अलग है, पर सामूहिक, मेरा मतलब सीधे सीधे बेरोजगार संघ को लेकर नहीं, बेरोजगार संघ को लेकर तो कोई फ्रंट फुट पे आके तो कोई दिखा नहीं, कोई इस सरकार का समर्थन दिखा नहीं। हाँ, आखिरी दिन जब एक बड़ा आंदोलन गांधी पार्क के बाहर हो रहा था और वो भीड़ देखते हुए जब
दिल्ली से राहुल गांधी जी ट्वीट करते हैं, प्रियंका गांधी जी संसद उस समय सत्र चल रहा था, प्रियंका गांधी जी ट्वीट करती हैं और उसके बाद राकेश टिकैत जी ट्वीट करते हैं और राकेश टिकैत जी का उस दौरान आंदोलन चल रहा था, किसान आंदोलन, और तब जाके एक पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे देश में एक माहौल बनता है कि देहरादून के अंदर इस प्रकार की चीज़ें हो रही है। तब जाकर हमारे जो 6 बार के विधायक हैं चक्राते के, उन्होंने हिम्मत जुटाई कि वो अपने आवास यमुना कॉलोनी से और गांधी पार्क की तरफ चल पड़े। अब देखो उनकी मंशा क्या थी। पर आपने आने नहीं दिया उन्हें? हमने नहीं, हमने तो व्यक्तिगत रूप से स्वागत किया कि भाई कोई अगर आ रहा है तो आने दीजिए, और हमने अपने साथ जो बैठे युवा थे उनको कहा कि अगर आ रहे हैं तो आप लाइए। पर पता नहीं युवाओं के अंदर क्या आक्रोश था, और जिस प्रकार से घंटाघर में जो गतिविधियां हुई, पुलिस भी युवाओं को उकसाती रही, और उस उकसाने के चक्कर में जो घटनाक्रम हुआ, लाठीचार्ज हुई, उसके बाद लाठीचार्ज होने के बाद युवा वापस मुड़े और उसके बाद माननीय विधायक जी पहुंचे। युवाओं के अंदर शायद ये भी आक्रोश था कि इतने दिनों से, इतने महीनों से, इतने सालों से संघर्ष कर रहे हैं, ये मांग लगातार उठ रही है, पेपर लीक हो रहे हैं, और जो माननीय जी विधायक जी आए थे उन्होंने इस बात को कभी प्रमुखता से उठाया नहीं। ये भी आक्रोश हो सकता था कि भाई इतनी भीड़ इकट्ठी हो रखी है, क्या जब पहले हमारी बात को नहीं उठाया गया कि आज यहाँ पर क्या राजनीति रोटियां सेकने आए हैं। ये आक्रोश युवाओं के अंदर हो सकता है या हो सकता था, इस वजह से ये घटना हुई होगी। मैं इस बात को इस तरीके से मानता हूँ। उस आंदोलन के बाद आपको जेल जाना पड़ा, उसके बाद हालात बदले या वैसे के वैसे रहे? नहीं, देखिए आपके अंदर क्या बदलाव आया उसके बाद? नहीं, हमारे अंदर ये बदलाव आया, हमने देख लिया कि भाई सच्चाई की जो लड़ाई है वो आसान नहीं है। सच्चाई को दबाने के लिए पूरा जेल की जिंदगी भी आसान नहीं है। बिल्कुल, देखिए जेल की जिंदगी कहने के लिए जेल है, जेल की जिंदगी किसकी आसान होती है? अपनों से दूरी और सारी उस पूरा जो हमारा एक सामाजिक आवरण है उससे बहुत दूर, उसके भीतर किस किस प्रकार के लोग आपको मिलते हैं, एक अलग माहौल मिलता है, वो सारी चीज़ें अलग है। परंतु हमारे अंदर ये बदलाव जरूर आया कि हम और गंभीर होगी अपने समाज को लेकर, इस प्रदेश को लेकर, कि इस प्रदेश को बदलने की जो लड़ाई है, इस प्रदेश को बचाने की जो लड़ाई है, वो आसान लड़ाई नहीं है। हमें मजबूती मिली जेल जाकर, कई लोग टूट जाते हैं, पर मैं कहता हूँ कि हमारी जो टीम जेल में थी, हम 13 लोग एक साथ जेल गए उस दिन, तो हमें मजबूती मिली। और हमने जेल के अंदर अगर जितने दिन भी हम 9 से 10 दिन जब जेल के अंदर रहे, हमारे पूरे दिन भर और जब भी हम बैठते थे ग्रुप में, यही चर्चा रहती थी कि कैसे इस उत्तराखंड को अब बचाना है इन लुटेरों के हाथ से। जो आंदोलन बाहर हुआ था उसकी चर्चा जेल के अंदर थी? बिल्कुल थी। आपके अलावा बाकी कैदियों के बीच? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, बाकी कैदी जब मिलते थे या बाकी जब आते थे, हमें कोई मिलने आते थे, हम बाहर जब आते थे तो बहुत सारे कैदी, क्योंकि वो उस समय ऐसा एक माहौल था कि नेशनल मीडिया उसको दिखा रहा था, और नेशनल मीडिया दिखाने का मतलब है कि जेल के अंदर जो कम से कम जो न्यूज़ चैनल चलते हैं, बड़े न्यूज़ चैनल चलते हैं, और जो हॉल में टीवी वगैरह लगे रहते हैं, तो सारे कैदी उसको देखते हैं। तो उन कैदियों को ये भी पता था कि जो व्यक्ति इस आंदोलन के कर्णधार हैं वो आज सुद्धवाला जेल में उनके साथ है। तो इससे एक माहौल अलग था और सब लोग देखते थे। यहाँ तक कि उस दौरान जो गिरफ्तार करके जो वहाँ पहुँचाए गए जो नकल माफिया थे, वो लोग भी वहाँ थे। मैं इस इंटरव्यू को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन एक संदेश मैं आपके माध्यम से सबको दिलवाना चाहता हूँ, जरूरी भी है आज के युवा के लिए। आप जेल गए आंदोलन के लिए, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप ये संदेश भी दें कि जेल एक अच्छी जगह नहीं है और अपराध से आदमी को दूर रहना चाहिए ताकि उसे जेल ना जाना पड़े। ये मैं चाहता हूं आप युवाओं से कहें। बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से आप कहते हैं कि जेल जाएंगे और ये सारी चीज़ें हैं, तो जेल कोई अच्छी जगह नहीं है। हाँ, पर एक बात जरूर देखनी चाहिए, इस बात को महसूस भी करो और कम से कम अपने जीवन में उतारो कि जेल अच्छी जगह नहीं है, पर क्राइम क्या है। अपने हक और अधिकारों के लिए अगर लड़कर आपको कोई ज़बरदस्ती जेल के सलाखों के पीछे भेज रहा है तो उससे पीछे हटना भी नहीं है। हाँ, पर यह ज़रूर है कि क्राइम के दायरे में जो आता है, क्राइम का मतलब है जिससे हम किसी औरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं या किसी अपने समाज को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इस प्रकार के जो क्राइम हैं, निश्चित उन चीज़ों से बचना चाहिए, नहीं तो उसका अंजाम बुरा होता है। माफ़ कीजिएगा, बीच में मैं ये बात इसलिए लेकर आया क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से हम ये संदेश भी देना चाहते हैं कि जितने भी युवा साथी हैं, जो लोग इसको देख रहे हैं,
वो अपराध और अपराधी प्रवृत्ति से दूर रहें, ताकि एक अच्छे भविष्य के लिए अपनी नींव को तैयार कर सकें, बुनियाद को तैयार कर सकें। मैं दोबारा से सवाल पर आता हूँ, जेल से आने के बाद क्या माहौल रहा? शुरुआत में ये भी रहा, जिसके फुटेज भी बाहर आए, कि आपको पैसा ऑफर किया गया, जो नकल माफिया थे उन पर जब तलवारें लटक रही थी, कई अधिकारी इसके घेरे में थे, तो चीज़ें चलती है कि न किन्हीं माध्यमों से ये एक लिंक बनते हैं कि भाई इस प्रकार की चीज़ें हैं। स्वाभाविक है, समाज में ये सारी चीज़ें चलती हैं और ये चीज़ें हुई है। पैसा ऑफर करना। एक बात मैं और बताना चाहूँगा, जेल के भीतर थे, जेल के भीतर भी भेजे गए, जेल के भीतर भी भेजे गए, और जो भेजे गए आदमी या पैसे? आदमी भेजे गए कुछ लोग भेजे गए, और मैं बताऊं वो अधिकारी की श्रेणी में आते हैं। कितना मतलब मैं आपको बताना चाहूँगा, गैरकानूनी ये काम है कि कुछ अधिकारी लेवल के जो आदमी है उनको भेजा गया और वहाँ अलग से बुलाकर बातें की गई और 1 से 1.5 घंटे तक समझाया गया कि इससे क्या हो पाएगा, ये क्या है, ये है। मनोबल कम करने के लिए या मनोबल तोड़ने के लिए इस प्रकार की बातें कही गई, और भी बहुत सारे लोग प्रलोभन उस दौरान भी और उससे पहले भी और उसके बाद भी। पर ये लड़ाई इस प्रदेश की थी। हमें खुशी आज इस बात की है कि जो लड़ाई लड़ी हम लोगों ने, वो लड़ाई अंजाम तक पहुंची, और आज उसके फायदे पूरे उत्तराखंड के वो गरीब तबके के अभ्यर्थी भी ले रहे हैं, गरीब तबके के परिवार भी लेते हैं, जो जिनके अंदर हुनर तो था पर उनके हुनर को कहीं ना कहीं दबा दिया जा रहा था। बॉबी पवार को फिर राजनीति में क्यों उतरना पड़ा जब सब कुछ काबू में आ चुका था? देखिए, अगर जो आंदोलन हमने खड़ा किया था बेरोजगार संघ के बैनर पर, बेरोजगारों की लड़ाई थी, परीक्षाओं में पारदर्शिता की लड़ाई थी, हमने उसे अंजाम तक पहुंचाया। उसके बाद हम पे दर्जनों मुकदमे हो गए, ऐसे मुकदमे हो गए, आप साक्षी हैं इस बात के कि धारा 307 जैसी धाराएं लगी जो बिल्कुल नॉन अवेलेबल हैं, और जिससे कि मैं चाहता हूं कि अगर भविष्य में नौकरी वगैरह का कोई फॉर्म भरूं या सरकारी नौकरी करना चाहूं तो बहुत अटकलें हैं, बहुत दिक्कतें हैं। इसके अलावा मेरे पास रास्ता क्या बचता था, एक बात तो ये है। और इसके अलावा इस दौरान जिस प्रकार से हमने शासन, प्रशासन और इनके जो कार्य प्रणाली देखी, इनकी जो कार्यशैली देखी, इनके अंदर कैसे कैसे लोग भरे पड़े हैं, इनके अंदर वो लोग भरे पड़े हैं जो जेल में आकर ये समझा रहे हैं कि बॉबी पवार तुम गलत हो, सरकार अच्छा कर रही, ये है। जो लो प्रलोभन देने वाले लोग हैं, ये क्या है, ये चीज़ कैसे ठीक होंगी? ये चीज़ तब ठीक होंगी जब वहाँ पर जाया जाएगा, उस गंदगी में उतर कर इस गंदगी को ख़त्म किया जाएगा, तो ये तब ठीक होगी। उसका रास्ता क्या बनता है आप बताइए? अगर समाज सेवा उसका रास्ता है तो हम समाज सेवा करने के लिए तैयार हैं। अगर बेरोजगार संघ का बैनर उसका रास्ता है तो हम बेरोजगार संघ के बैनर पे फिर जाने के लिए तैयार हैं। पर अगर उसका रास्ता वही शासन में बैठकर, सरकार में बैठकर कमांड करना है, तो क्यों ना उस रास्ते की तरफ चला जाए। और वो रास्ता वही आप कह रहे हैं कि राजनीति में क्यों आए? पर कमांड जूतों से थोड़ी होती है। नहीं, ऐसा नहीं है, कमांड जूतों से नहीं होती है। कौन कह रहा है कमांड जूतों से होती है? पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार का रवैया और जिस प्रकार की चीज़ें इस उत्तराखंड प्रदेश में चल रही है, यहाँ चुनावा जनप्रतिनिधि सरकार को चला रहा है या वहाँ से जो सिलेक्टेड एक ब्यूरोक्रेट से वो सरकार को चला रहा है, ये बातें समझनी पड़ेगी। धरातल पर वो चीज़ें उतारनी पड़ेगी जिन अपेक्षाओं के साथ जनता ने जनप्रतिनिधि को चुनकर भेजा है। अगर ऐसा ही करना है तो आप राष्ट्रपति शासन लागू कर दीजिए, ऐसा ही करना है तो आप उस राजशाही को ले आइए। क्यों लोकतंत्र के गीत गाते हो? क्यों कहते हो कि लोकतंत्र में चुनकर ये सरकार आई है और वो काम करेगी जो गांव में या इस तबके में सबसे पीछे बैठा हुआ व्यक्ति, उसकी सुनवाई होगी? मैं एक चीज़ और पूछ रहा हूँ आपसे। आपने कार्य प्रणाली की बात की, आपने कार्य प्रणाली आपकी कैसे अच्छी मानी जा सकती है? आप एक नोटों से भरा ब्रीफकेस लेकर सचिवालय पहुंच जाते हैं, जिसे लोकतंत्र का मंदिर हम यहाँ विधानसभा सचिवालय को मानते हैं। आप एक अधिकारी से सीधे लड़ने के लिए पहुंच जाते हैं, बातें बाहर आती हैं कि हाथापाई जैसी नौबत हुई। ये ऐसे हालात क्यों पैदा हुए? जबकि बॉबी पवार युवाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो क्या युवाओं को कलम से और आवाज से या तख्तियों से लड़ाई लड़नी चाहिए, या तरीका आपका ज़्यादा बेहतर था?
अच्छा, देखिए, नोट असली थे या नकली थे, ये और बता दीजिए। मैं आपको बताता हूँ, आपने कलम और तख्ती की बात की है। जब कलम की पावर जहाँ पर काम ना कर रही हो, जहाँ पर तख्ती और कलम वाला हिसाब किताब फिट ना बैठ रहा हो, वहाँ पर उस स्थिति में क्या करोगे? उस स्थिति में क्या करोगे? दूसरी बात, आपने नोटों की बात की। नोट देखिए, सब जानते हैं, उनका पूरा सिस्टम है, उनका एलआई वहाँ है, इंटेलिजेंस वहाँ है। वो उन्होंने भी देखा कि ये सांकेतिक है। और जो पूरी अटैची थी, अटैचियों के साथ 6-7 और बैग जो रखे थे, वो एक कहीं ना कहीं एक आईना दिखाने के लिए कि भाई जो इस प्रदेश में चल रहा है वो ये है कि एक आम आदमी, अगर कोई नीतीमाणा से आ जाए, अगर कोई उत्तरकाशी के गंगोत्री भटवाड़ी से आ जाए, अगर कोई पिथौरागढ़ से आ जाए, धारचूला से आ जाए, वो सचिवालय में अपने एक ऐसे काम के लिए जो समाज हित का काम है, यहाँ तक कि कोई प्रधान आ जाए, बीडीसी आ जाए, जिला पंचायत आ जाए, उनकी सुनवाई नहीं है, उनके लिए कोई पास की व्यवस्था नहीं है। जब तक सचिवालय में बैठे किसी अधिकारी से, आईएएस या पीसीएस अधिकारी से आपका संपर्क नहीं है, और जब तक आप उन्हें फ़ोन करके नहीं बता दोगे कि मुझे पास भेजिए, ये कौन सी व्यवस्था है? और सचिवालय में इतना, मतलब एक सचिवालय जहाँ पर सबका काम पड़ता है, आप वहाँ पर इस प्रकार की प्रणाली बना रहे। तो हमने तो एक आईना दिखाया कि ठीक है, आप हम मूल निवासियों से, हम उत्तराखंड वासियों से आप यहाँ आने के लिए पास मांग रहे हैं, हम उस पास लेने के लिए भी तैयार है। बस पास की जो प्रक्रिया तो बड़ी जटिल है, वो तो आसानी से मिलता ही नहीं है। पर हमने आईना दिखाया कि जो बिना पास के शाम को 5 से 6 बजे के बाद जो अटैचियाँ लेकर आते हैं, उनको तो बिना पास के जाने देते हैं। और ऐसा कई बार हुआ और अंदर पकड़े भी गए। वो बात अलग है कि वो खबरें बाहर नहीं आ जाती। आपको जाने दिया था अटैची के साथ में? नहीं, अटैची से हमने आईना दिखाया और हमने वहीं पर धरना दिया। उसके बाद खुद 1.5 घंटे बाद तुरंत मुख्य सचिव ने, वो तब मीटिंग में थी, उसके बाद कॉल किया और हम लोगों का डेलीगेशन अंदर गया। और हमने अंदर भी यही बात रखी कि हम पिकनिक मनाने सचिवालय में नहीं आते, हम शौक से यहाँ नहीं आते। ठीक है, हम लोग समाज के लिए काम कर रहे हैं और सचिवालय आना जाना लगा रहता है, तो आप क्यों इस प्रकार की चीज़ें कर रही है? क्यों सारे अधिकारी हमारे फ़ोन नहीं उठा रहे हैं? तो उस समय मुख्य सचिव राधा रतूड़ी जी थी, उन्होंने आश्वस्त किया कि आप जब भी आओगे या आपके जैसे लोग आएंगे जो जनप्रतिनिधि या जो समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, उनके लिए इस प्रकार की जो प्रक्रिया है वो सरल कर दी जाएगी और आप आइए। तो वो सारी एक चीज़ थी। पवार, जब हम सचिवालय की बात करते हैं, पास की बात करते हैं, पढ़े लिखे आदमी आप, इसलिए मैं आपसे सीधे तौर पे बात कर रहा हूँ। अगर पास इजी एक्सेस हो जाएगा तो सचिवालय में काम करने वाले अधिकारी काम कैसे कर पाएंगे? और लगातार जिस तरीके की पॉपुलेशन हमारे प्रदेश में है, अगर उनमें से 5% लोग भी डेली अगर अप्रोच करते हैं तो सचिवालय की क्या हालत होगी? क्या वहाँ पैर रखने की जगह मिल पाएगी? नहीं, देखिए, हम ये नहीं कह रहे, पहले आप उनसे ब्यौरा मांग लीजिए, पूरा रिपोर्ट मांग लीजिए कि काम क्या है। अगर सचिवालय लेवल का काम है, होना सचिवालय से है। आप कह रहे हैं कि वहाँ पर इतनी भीड़ हो जाएगी, तमाम चीज़ें हो जाएगी। सचिवालय में सेक्शन कितने हैं? सचिवालय में कितने सचिव बैठते हैं? कितने अनुसचिव बैठते हैं? कितनी जॉइंट सेक्रेटरी बैठते हैं? तो आप ये भी देखिए कि हर व्यक्ति का काम एक ही सचिव से नहीं होता है, हर व्यक्ति का काम मुख्य सचिव से नहीं होता है, अपने अपने स्तर पर काम होते हैं। इसके लिए मुझे लगता है कि सप्ताह भर में वैसे तो पास का जो प्रक्रिया है वो फॉलो करें, परंतु सप्ताह भर में एक दिन इस प्रकार के पास की व्यवस्था करें कि आधार कार्ड दिखाकर अपना पूरा ब्यौरा लिखकर आप अंदर जाने दीजिए। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो बेचारे महीनों बीत जाते हैं, पर अपने काम से, गांव के काम से आया हुआ व्यक्ति सचिवालय में नहीं घुस पाता है। आमतौर पर देखा जाता है कि आधार कार्ड बहुत आसानी से बन जाते हैं। ऐसे में सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि वहाँ खुद मुख्यमंत्री का ऑफिस भी है, सुरक्षा की दृष्टि से आप इसे सही मानते हैं कि सिर्फ आधार कार्ड पर ही हो जाए ये सब? देखिए, तो आधार कार्ड फर्जी बन रहे हैं, कहाँ बन रहे हैं? यहाँ पर चूक किसकी है? और अगर आधार कार्ड को आप नहीं मानते हैं तो कौन सा ऐसा कार्ड है? मुझे तो आज तक ये समझ नहीं आया कि हम भारत के नागरिक हैं, हमारा जो एक नागरिकता दिखाने का जो कार्ड है वो क्या है?
पासवर्ड हर किसी के पास नहीं है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आधार कार्ड के अलावा ऑप्शन क्या हो सकता है, आप उसकी पूरी डिटेल लीजिए ना। आज तो आधार कार्ड भी अगर आप लेंगे, उसका अंगूठों के निशान लेंगे तो सारी चीज़ें, सारी डिटेल निकल जाती है। तो मैं तो चाहता हूँ कि इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए। हफ्ते भर में एक दिन जरूर ऐसा हो कि जो वंचित लोग हैं, जो अपने गांव समाज के बारे में लड़ रहे हैं और सचिवालय के लिए 2-2, 3-3 महीने का वेट करते हैं, उनके लिए इस सुविधा को सप्ताह में एक बार तय हो कि इस बार को सचिवालय के लिए उनके जो काम है उसके लिए या तो सचिवालय के एक अधिकारियों का वो लगा दिया जाए कि भाई जिसके जनता दरबार टाइप का जो होता है, क्योंकि बहुत से काम ऐसे रुक रहे हैं। मेरे पास बहुत फ़ोन आते हैं, सचिवालय के लिए पास दिलवा दो, वो दिलवा दो। ठीक है, हम भी एक लिमिट तक करवा सकते हैं, पर कितने लोगों का, वो बड़ी दिक्कत है। समाज के लिए लड़ाई लड़ते लड़ते आप चुनावी मैदान में उतर गए। देखिए, बेरोजगार संघ के बैनर तले चुनाव जो लड़ना प्रत्यक्ष रूप से नहीं लड़ा, भले ही मैं अध्यक्ष पद पर था और चुनाव अगर लड़वाए तो युवाओं ने ही चुनाव लड़वाया है और रिजल्ट सबको पता है। जिस प्रकार से 15-17 दिन का जो समय मिला, उन 15-17 दिनों में जितना हो सकता था हर एक युवा ने उस प्रकार की मेहनत करी। टीम के एक एक सदस्य ने, एक एक कार्यकर्ता ने उस प्रकार की मेहनत करी और अभिभावक चिंतक ये संदेश पहुंचाता कि जिस प्रकार से जो लड़ाई चल रही है, संघर्ष चल रहा है, उन्होंने भी पूरी तरीके से मेहनत करी। पर संसाधनों के अभाव में हर 14 विधानसभाओं में बूथ स्तर पर हमारा संगठन नहीं था, ब्लॉक स्तर पर हमारा संगठन नहीं था, तो निश्चित ही उस चीज़ का खामियाजा मिला। परंतु उसके बाद उत्तराखंड बनने के बाद से मैं कहूँ तो एक ऐतिहासिक वोट बैंक, जो आज तक बहुत से बड़े नेता, बड़े नाम भी चुनाव लड़े हैं, उनको भी वो वोट बैंक नहीं मिला और जनता ने हमें वो प्यार के रूप में दिया है। तो निश्चित ही मैं तो इसे अच्छा मानूंगा, पॉजिटिव मानूंगा। और उसके अगले कदम कैसे रहे आपके? अगले भी चुनाव लड़े आपने, क्या रहा उसमें रिजल्ट? देखिए, हमने तो व्यक्तिगत रूप से खुद चुनाव नहीं लड़े, लड़वाए निकाय में कुछ लोग हमारे लड़े और कुछ लोग जीत के आए। पंचायत में कुछ लोग लड़े, पंचायत में भी जीत के आए। अब स्थितियां ये है कि उन सबको एकजुट करने की कोशिश है और लगातार उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के बैनर तले लोग संगठित भी हो रहे हैं और एकजुट भी हो रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि अच्छे पढ़े लिखे लोग, अच्छे अनुभवी लोग निरंतर जुड़ते जा रहे हैं और जुड़ने के बाद जिस प्रकार के उनके जो काम करने का तरीका है वो अनोखा है। और मुझे लगता है कि वही चीज़ कांग्रेस भाजपा से हटकर हमारे उस प्रकार के अगर कार्यकर्ता होंगे तो निश्चित ही उनके 1000 कार्यकर्ता, हमारे 100 कार्यकर्ता बराबर की टक्कर देने वाले हैं। देखिए, पहले आप थे यूथ और युवा, अब आप चूंकि राजनीतिक जैसी पार्टी आपने बनाई है, तब आप विपक्ष की भूमिका में आ जाते हैं। पार्टी तो नहीं कहेंगे, एक संगठन है, संगठन ही एक पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप है। चलिए, मैं अपने सवाल को करेक्ट कर लेता हूँ कि जब से आपने संगठन बनाया है, आप बेरोजगार संघ या यूथ ब्रिगेड से अलग हटकर आप जैसे बाकी कांग्रेस है या यूकेडी है उसकी श्रेणी में आ गए, यानी अब आप विपक्ष में हैं। तो आप सरकार से ये उम्मीद नहीं कर सकते कि आपके साथ सहूलियत बरती जाए। अब आपकी सरकार से राजनीतिक तौर पर लड़ाई है, अब इसे कैसे देखते हैं आप? 2027 के चुनाव भी आने वाले। सहूलियत की परिभाषा क्या हुई? देखिए, सहूलियत की परिभाषा ये है कि जब आप जेल में थे तो कुछ लोग आपसे मिलने आए थे। लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक पूरी व्यवस्था है कि देश के अंदर एक सत्ता पक्ष होगा, उसका एक विपक्ष होगा, कुछ और लोग निर्दलीय भी लड़ सकते हैं, वो भी विपक्ष माना जाएगा। तो सहूलियत की तो बात ही नहीं है भाई, ठीक है, उस व्यवस्था के अंदर हम चल रहे हैं। नहीं, आपको वो सहूलियत नहीं मिलेगी जो जेल में आपको मिली थी कि लोग क्या एक घंटा 1.5 घंटा मिलने आए थे आपसे। नहीं, देखिए, वो तो सरकार अपने फायदे के लिए आई थी। सरकार कहूँ या मुख्यमंत्री ने भेजे थे, वो अपने फायदे के लिए भेजे थे, उसमें तो हमारा क्या फायदा होना था। पर इतना जरूर है कि हम अगर कॉम्प्रोमाइज कर लेते तो निश्चित ही बॉबी पवार यहाँ नहीं पहुँचते, निश्चित ही बॉबी पवार आज खुलकर नहीं बोल पाते। तो ये सारी चीज़ें हैं और समाज के लिए क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करना है? जो गलत है उसे गलत बोलेंगे, जो सही है उसे सही बोलेंगे। बाकी आप
एक गंभीर प्रश्न और भी खड़ा होता है। जब से आप चुनावी नतीजे सामने आए हैं तब से लोगों ने कहा है, मैं बहुत सीधे शब्दों में बात करने वाला आदमी हूं, लोग कहते हैं कि बॉबी पवार की एक हवा थी, एक गुब्बारा था जो फट गया, अब उसकी हवा निकल गई है। कितना सच मानते हैं उसको? देखिए, कहने वाले अनेक लोग होंगे और कौन क्या कह रहा है इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। दूसरी बात यह है कि वो गुब्बारा बना कैसे था। क्या वो गुब्बारा कहीं से हम दूसरे ग्रह से ले आए थे या किसी सत्ता पक्ष के या विपक्ष के व्यक्ति ने हाथ में पकड़वाया था? गुब्बारा बना कैसे था? उस गुब्बारे को बनाने वाला हमारा संघर्ष है, हमारा टीम वर्क है, हमारे लोगों की मेहनत है। हम अगर वो गुब्बारा उस समय बना सकते हैं तो गुब्बारा दोबारा भी बन जाएगा। गुब्बारे कितने फटेंगे, कितने आएंगे, वो अलग बात है। और अगर गुब्बारे के निर्माता हम खुद हैं, हमारी टीम खुद है, तो निश्चित ही गुब्बारे बनेंगे। आपके चुनाव में एक सहयोगी रहे, आपके राज्य बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उत्तराखंड क्रांति दल ने। उनका ये आरोप है, अक्सर मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बहुत सारे फायदे भी हैं और बहुत सारे नुकसान भी हैं। कहीं किसी भी बात को काट कर आप कहीं भी उसे एडिट कर कर अर्थ का अनर्थ कर सकते हैं और अनर्थ को अर्थ में भी तब्दील कर सकते हैं। दोनों ही चीजें हो सकती हैं उससे। सोशल मीडिया पे आजकल मैं देख रहा हूं कि लोग आपके विरोध में उतर आए हैं। कुछ युवा लोग हैं, कुछ यूकेटी के लोग हैं, नाम लेकर बोलते हैं कि बॉबी पवार ने पीठ में छुरा भोंक दिया। क्या सच्चाई है? देखिए, उन्हें लगता होगा, पर हमने तो कभी ऐसा किया नहीं। उत्तराखंड क्रांति दल का हमें समर्थन रहा। टिहरी पे उन्होंने प्रत्याशी नहीं उतारा, उनके लिए हम बार बार धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और बार बार आभार प्रकट करते हैं। और उसके अलावा बहुत मेहनत हम लोगों ने की। ठीक है, उत्तराखंड क्रांति दल का सहयोग रहा, समर्थन रहा, पर वो आज इस प्रकार की बात कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत गलतफहमी के शिकार में या किन्हीं लोगों ने गलत जानकारियाँ दी है। बॉबी पवार ने तो कभी यूकेटी का विरोध नहीं किया है और बॉबी पवार पहले दिन से ये बात बोल रहा है। जब से अगर उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा का भी गठन हुआ है तब से एक ही बात बार बार अनेकों मंचों से, अनेकों मीडिया में बोली जा रही है बॉबी पवार के द्वारा कि भाई उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा एक माध्यम है तमाम क्षेत्रीय ताकतों को इकट्ठा करने का, एक बैनर पर लाने का, और उसके लिए वो प्रयासरत है। उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा एक पार्टी नहीं है, पर एक कोशिश कर रहे हैं कि क्षेत्रीय ताकतों को इकट्ठा किया जाए और उसमें हो सकता है कि कल के दिन अगर सहमति बनती है सबकी तो क्या कोई नया राजनीतिक दल इसका वेश होगा, आधार होगा, या कोई पुराने राजनीतिक दलों में, ये बात मैंने बार बार खुल के बोली है, या कोई पुराने राजनीतिक दल जो 50 से 52 दल रजिस्टर्ड है, या उनमें से ही कोई दल एक आधार होगा। तो इसमें फिर ऐसी वाली कहाँ सी बात आ गई कि छुरा घोंप दिया है। तो क्या ये यूकेडी के अंदर दो फाड़ का नतीजा है? क्योंकि जो लोग इन बातों को उठा रहे हैं वो किसी न किसी पद पर मौजूद हैं, जितना मेरी जानकारी है। आप उन्हें समझा नहीं पा रहे हैं ठीक से, या फिर समझने के लिए वो लोग तैयार नहीं हैं? देखिए, मैं नहीं जानता कि वो समझ नहीं रहे हैं या हम समझा नहीं पा रहे हैं, पर हाँ, जहाँ तक हमारा सवाल है, हमारे लोगों का सवाल है और हम जिन लोगों से बात कर रहे हैं, जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका सवाल है, तो हमारा साफ है और स्पष्ट है। हमारे लिए फर्स्ट कोई संगठन और पार्टी नहीं है, हमारे लिए फर्स्ट स्टेट है और स्टेट के लिए जो भी करना पड़ेगा, मैंने ये बात पहले ही बोल दी है कि भाई कोई रजिस्टर्ड पार्टियों में से ही कोई पार्टी एक होगी जिसके लिए आगे सब लोग उस पर आ जाए, या कोई नए पार्टी होगी जिस पे सब लोग आ जाए। तो हमारे लिए स्टेट फर्स्ट है, उसके लिए जो भी करना पड़े हम करने के लिए तैयार हैं। बाकी सोशल मीडिया में आपने कहा कि कट पेस्ट करके और तमाम प्रकार की चीज़ें गलत तरीके से भी पेश की जाती है। मैं जनता को भी और पूरे अपने जो हमारे समर्थक हैं उनको भी कहना चाहूँगा कि उसकी बारीकी से जांच की जाए और उसकी सत्यता पर जाएं कि वास्तव में ऐसा है या नहीं है, और अगर जहाँ पर ऐसा लगे तो वहाँ पर बॉबी पवार भी अपनी सफाई देंगे। ये इसकी शुरुआत, मैंने एक निर्दलीय विधायक रहे, जीते हैं वहाँ से, हरिद्वार जिले से, मैंने उनसे एक सवाल किया था
कि सोशल मीडिया के इस दौर में जब हम पिछले कुछ वर्षों पहले चले जाते हैं तो एक मर्यादा का ध्यान रखा जाता था, वो मर्यादा खत्म हो गई। हरिद्वार जिले में 2 राजनीतिक व्यक्तियों को खुलेआम लड़ते हुए लोगों ने देखा, गोली चलती हुई देखी लोगों ने, गाली गलौज देखी और अपशब्दों का इस्तेमाल सोशल मीडिया पर भरपूर हुआ। सोचा था कि ये थम जाएगा, लेकिन 2 ग्रुप अभी सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं। एक ग्रुप आपके शायद किसी समर्थक के द्वारा बनाया गया है, एक ग्रुप शायद किसी और के समर्थक के द्वारा। मैं दावे से ये इसलिए नहीं कह सकता हूं क्योंकि मैं टेक्निकली इतना साउंड नहीं हूं। दोनों ही ग्रुप का नाम वसूली मोर्चा करके है कुछ। एक में आपकी तारीफ में कसीदे कसे जाते हैं और आपके समर्थक जो भी होंगे वो सरकार के प्रति गलत कार्टून का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा ग्रुप है जो बॉबी पवार, उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा और बेरोजगार संघ को लेकर आपत्तिजनक बातें कहना और पोस्ट डालना। क्या लगता है कि ये लड़ाई यहां तक कैसे पहुंची कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल लोगों ने अपशब्दों के लिए करना शुरू कर दिया? सोशल का मतलब सामाजिक होता है। जी देखिए, जिन ग्रुपों की आप बात कर रहे हैं मैंने भी नोटिस किया इन चीज़ों को, और वसूली मोर्चा अभियान करके एक पेज बना है और इस पेज में हमारे खिलाफ बहुत पहले से चीज़ें चलाई जा रही हैं। इस पेज की सच्चाई मैं आपको बताऊं तो ये पेज 2022 में क्रिएट हुआ था, सितंबर अक्टूबर में, और ये उस दौरान क्रिएट हुआ था जब हमारा आंदोलन भी चल रहा था। और उस दौरान बहुत तेज़ी से हम परीक्षा माफियाओं पर नकेल कसे हुए थे और वो जेल की यात्रा पर जा रहे थे। उस दौरान उत्तराखंड बेरोजगार संघ के नाम से ये पेज क्रिएट हुआ और उस दौरान भी उत्तराखंड बेरोजगार संघ को विपक्ष मानता था सरकार, और उत्तराखंड बेरोजगार संघ के खिलाफ पोस्टें होती थी। नाम इसलिए उत्तराखंड बेरोजगार संघ उसका रखा गया कि बेरोजगार युवा वहाँ जुड़ सके। और जब ये चीज़ें हुई, जब उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा बना, उसके बाद इन लोगों ने उस पेज को चेंज किया। हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है, निकल जाता कि कब पेज बना, कब पेज का नाम चेंज हुआ, सारा रिकॉर्ड है। तो अब उसी पेज को वसूली मोर्चा अभियान के नाम से उन्होंने चलाना शुरू किया और उस पर हमारे खिलाफ तमाम प्रकार की चीज़ें, हमने पुलिस में भी इसको दिया था, हमने साइबर में दिया, हम खुद एसएसपी से मिले थे और एसएसपी से मिलने के बाद जब कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है तो देखिए फिर समझ आया, जहाँ से भी पता लगा कि भाई सरकार के ही लोग हैं जो इस चीज़ को ऑपरेट कर रहे हैं, आज नहीं तो कल पकड़ में आएंगे। पर उसके बाद जो आप एक दूसरा जिक्र कर रहे हैं कि एक दूसरा पेज बन गया है और वो हमारी तारीफें लिखता है, तो निश्चित जिस प्रकार से हमारे खिलाफ जो एक बयानबाजी करवाई जा रही है, हमारे खिलाफ एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है, तो किसी हमारे समर्थक की भावनाएं अगर आहत हुई होगी तो निश्चित ही लोहे को लोहे काटने वाला जो एक कहीं ना कहीं कहावत है, तो ऐसा कुछ किसी ने करा होगा और वो चल रहा होगा। परंतु इस प्रकार से बिना तथ्यों और बिना साक्ष्यों के हम किस पर आरोप लगाते हैं, किसी भी चीज़ को तोड़ मरोड़ कर उसको समाज के बीच पेश करते हैं, तो ये बिल्कुल एक गलत तरीका है। और ये गलत तरीका है, और हम तो जो भी चीज़ उठाते हैं, जो भी चीज़ बोलते हैं, जिस भी मुद्दे को उठाते हैं, साक्ष्यों के साथ रखते हैं। तो हम तो चाहते हैं कि हमारे विरोधी भी, हमारे राजनीतिक जो प्रतिद्वंदी हैं, वो लोग भी हमारे खिलाफ लिखें, हमारे खिलाफ बोलें, पर कम से कम तर्क आधारित बातें हो, तथ्यों पर आधारित बातें हो, साक्ष्यों पर आधारित बातें हो। ऐसा नहीं है कि बदनाम करने के लिए या पॉलिटिकल डैमेज करने के लिए आप किसी भी हद तक चले जा रहे हैं, ये गलत है। आपने इस जवाब से एक सवाल और खड़ा कर दिया। आपने कहा आपने इसकी शिकायत की, साइबर क्राइम में की, पुलिस से की, एसएसपी से आपने ले, उनका रिजल्ट तो जो भी आएगा वो आएगा, लेकिन आपने एक शब्द और इस्तेमाल किया कि ये सरकार की तरफ से क्रिएट किया हुआ एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश है। लेकिन जब उस पेज की तरफ जाते हैं, ये पेज के बारे में बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं ये समाज से जुड़ी हुई चीज़ें हैं जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो वहाँ कभी वो पेज शो करता है कि वो कांग्रेस समर्थित चक्राता के बड़े नेता को समर्थन दे रहा है, कभी यूकेडी को समर्थन देता हुआ दिखाई देता है, कभी आपका कहना है कि वो सरकार को समर्थित करता दिखाई देता है।
तो क्या माने कि कांग्रेस, यूकेडी और बीजेपी तीनों बॉबी पवार के पीछे पड़े हुए हैं? देखिए, प्रथम दृष्टया हमने तो देखा उसमें वो ये निकल कर आया कि सोशल मीडिया पे एक और पेज चलता है जिसमें धामी जी की तारीफों के पुलिंदे बांधे जाते हैं, जिसमें धामी जी के फेस को एक ब्यूटी पार्लर के रूप में वो पेज यूज होता है। वो पेज है धाकड़ धामी। अच्छा, मैं देख नहीं पाया। एक धाकड़ धामी पेज और अच्छे खासे फॉलोवर उसमें बनाए हैं, लगभग 6-6.5 लाख के तकरीबन। जो वो पेज जो व्यक्ति चला रहा है वही पेज वसूली मोर्चा अभियान वाला व्यक्ति चला रहा है, जो हमने आंकड़े जुटाए और जो डिटेल जुटाई है। तो आप देखिए ना, उस पेज पर जो नंबर था धाकड़ धामी के पेज पर, सेम वही मोबाइल नंबर उस पेज पर होता है। बाद में जब ये खुलासे हुए सोशल मीडिया के माध्यम से, हमने अपने सोशल हैंडलों से इसको डाला तो वसूली मोर्चा अभियान से वो नंबर हट गया। अभी कुछ दिन पहले उस नंबर को ट्राई किया गया, वो नंबर चालू था, पुलिस फिर भी वो पकड़ नहीं पा रही है। वो नंबर चालू था और जब उस पर रिंग गई उसके बाद वो नंबर स्विच ऑफ कर दिया गया। तो आप जान सकते हैं, तो हम तो पुलिस से कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं हमने की? पुलिस से कांटेक्ट कर लिया। हमें ये भी पता है कि कौन चला रहा है, हमें ये भी पता है कि कौन नेता शामिल है, और हमें ये भी पता है कि कौन पुलिस अधिकारी शामिल है। समय सबका आता है। इस प्रकार की चीज़ें जो कर रहे हैं, मैं कहूँगा व्यक्तिगत रूप से हम किसी के दुश्मन नहीं है, कोई हमारा दुश्मन नहीं है, पर अगर इस प्रकार की चीज़ें करेंगे तो कुर्सी की जो पावर है वो आजीवन नहीं है। तो ऐसे लोगों को लेंगे रडार में। आप सीधे तौर पर धमकी बहुत देते हैं। सीधे तौर पर नहीं, मुझे पता है कि कौन करवा रहा है, हमारे पास सारी चीज़ें हैं, पर मैं फिर भी कह रहा हूँ नैतिकता के आधार पर इस प्रकार की भद्दी आइडिया चलाकर, भद्दे पेज चलाकर, जिसमें पर्सनली इतने आप वो कर जाओ, तो मुझे नहीं लगता कि ये राजनीति का स्तर नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि बॉबी पवार के खिलाफ बोलने का अधिकार हमारे राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को है, विपक्ष को है, सत्ता पक्ष में बैठे लोगों को है, किसी भी पार्टी के व्यक्ति को है। पर तथ्यों के साथ आए ना, तथ्यों के साथ बात करें। केवल राजनीतिक डैमेज करने के लिए गलत तरीके से गलत आरोप, निराधार आरोप ना लगाएं। आपने कहा कि ये पेज कांग्रेस का भी हो सकता है, मतलब कांग्रेस का मीन्स प्रदेश कांग्रेस नहीं, चक्रता कांग्रेस की तारीफें उसमें होती है, चक्रता कांग्रेस के जो नेता हैं उनकी तारीफ उसमें होती है, यूकेडी की तारीफ उसमें होती है। तो आप जैसे कई बुद्धिजीवी लोग और समाज में कई लोग इस बात को नोटिस करते हैं और इस बात पर सोचते भी होंगे कि क्या यूकेडी चला रहा है, क्या चक्रता कांग्रेस चला रही है, या फिर सरकार के लोग चला रहे हैं। पर ये सरकार के लोग चला रहे हैं, पर वो इस तरीके से भी उनकी रणनीति है कि बॉबी पवार को कैसे डैमेज किया जाए। चक्राता के जो विधायक हैं उनका साथ देके बॉबी पवार को डैमेज किया जा सकता है, या यूकेडी को गलत जानकारियाँ देके बॉबी पवार के खिलाफ बुलाया जा सकता है। तो वो सारे हथकंडे अपना रहे हैं। परंतु मैं तो चाहता हूँ कि अगर पुलिस इस पर खुलासा नहीं करती है तो निश्चित ही ये देवभूमि है, और हमने तो वो प्रयास किए नहीं, पर जिस दिन वो प्रयास करने पे हम आ गए तो निश्चित ही नंगे होंगे, खुलासा होगा। एक दर्जाधारी मंत्री हैं, चक्राता से ही बिलोंग करते हैं, अचानक से चर्चा में आए। पहले एक उनकी कोई वॉइस रिकॉर्डिंग बाहर आई, तब हमने ही कहा कि हम इस वॉइस रिकॉर्डिंग की पुष्टि नहीं करते, पर 2 दिन पहले उन्होंने बयान देकर खुद उस वॉइस रिकॉर्डिंग की पुष्टि कर दी कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिलकर बॉबी पवार को निपटाइए। कौन है वो दर्जाधारी मंत्री और आपसे कितनी दुश्मनी, इतनी ज़्यादा दुश्मनी क्यों है उनको? नहीं, देखिए, हमारे तो कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, पर उसके बावजूद भी अगर सरकार या कुछ लोगों ने उनको हमारे खिलाफ खड़ा किया है तो निश्चित ही मैं तो चाहता हूं कि वो हम पे आरोप प्रत्यारोप लगाएं, हमारा विरोध करें, पर तथ्यों के साथ करें। जिस प्रकार के विरोध वो करते हैं, जिस प्रकार की भाषा वो बोलते हैं, जिस प्रकार से का उनका रवैया है, तो मैं चाहता हूं कि वो करें,
वो या और भी लोग करें, पर तथ्यों पर आधारित हो। कम से कम पॉलिटिकल डैमेज करने के लिए गलत चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। और वो सारी चीज़ें किसी से छुपी नहीं है जो उन्होंने पंचायत चुनाव में की है, और हमारे क्षेत्र के लोग जानते हैं वो सारी चीज़ें किसी से छुपी नहीं है। जब वो पार्टी में रहते हुए पार्टी के खिलाफ काम करते हैं चुनाव में, और वो बातें किसी से छुपी नहीं है कि जब वो खुद 2 बार जिला पंचायत लड़े तब 2 बार हराए गए, 1 बार वार्ड मेंबर का चुनाव लड़े तब भी हराए गए। किस आधार पर, किस बेस पर, और क्या और उनकी उपलब्धियां रही होगी जिससे कि उन्हें इस प्रकार का दर्जाधारी बनाया गया, वो भी समझ से परे हैं। हाँ, जिस प्रकार की बातें चलती है, जिस प्रकार की बातें वो खुद अपने जुबान से लोगों को बोलते हैं कि मुझे तो केवल बॉबी पवार को गिराने के लिए, बॉबी पवार को डैमेज करने के लिए बनाया गया है। तो अगर इस प्रकार का प्रावधान भाजपा सरकार में है तो मैं चाहता हूं कि एक नहीं 50 दर्जाधारी को बना दीजिए बॉबी पवार को डैमेज करने के लिए, और वो भी ऐसे पद पर जो एक संवैधानिक बॉडी है, जो एक संवैधानिक बॉडी है। उत्तराखंड जनजातीय परिषद के वो उपाध्यक्ष हैं। एक संवैधानिक बॉडी के भीतर बैठा हुआ एक व्यक्ति खुलकर पार्टी के कमल का निशान का प्रचार कर रहे हैं, खुलकर पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं, खुलकर चीज़ें कर रहे हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि संविधान, लोकतंत्र कहाँ चले गया। इस बात को अगर सरकार संज्ञान नहीं ले रही है, सरकार क्यों संज्ञान लेगी? सरकार ने खुद इन चीज़ों को किया है। पर मैं तो चाहता हूँ अगर ये वीडियो किसी जज तक पहुँचे, न्यायालय के किसी व्यक्ति तक पहुँचे, तो मैं चाहता हूँ कि माननीय उच्चतम न्यायालय नैनीताल को इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि दर्जाधारी तो ठीक है, पर क्या कोई भी ऐसा संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति किसी पार्टी के लिए खुलकर काम करता है? ये तो गजब है। आज भाजपा है, ठीक है, कल कोई और पार्टी सत्ता में होगी, वो भी इसी प्रकार से दुरुपयोग चीज़ों का करेगी। तो ये समाज के लिए ठीक नहीं है, प्रदेश के लिए ठीक नहीं है, देश के लिए ठीक नहीं है। जिस तरीके के हालात इस समय चक्राता में पैदा हुए हैं, हमने भी थोड़ा बहुत सर्वे किया है वहाँ पर। वहाँ आपको लगता है कि वो कामयाब हो गए हैं, आप उतने मजबूत हैं कि 2027 में फाइट कर पाएंगे? देखिए, हम कितने मजबूत हैं, कितने नहीं हैं, ये तो चुनाव के दौरान ही पता चलता है। चुनाव के जब परिणाम आते हैं तब पता चलता है। परंतु हाँ, इतना ज़रूर है कि हमें मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। हमें मुद्दों आधारित जो राजनीति हम कर रहे हैं उसकी रफ्तार और बढ़ानी पड़ेगी। और जिस प्रकार के वहाँ के हालात हैं, जिस प्रकार से वहाँ पर चीज़ें हैं, तो मुझे लगता है कि युवाओं ने तो कम से कम इस बात को समझा है कि बदलाव होना ज़रूरी है। क्योंकि परंपरागत एक राजनीति में कहूँगा कि 8 बार स्वर्गीय गुलाब सिंह जी विधायक रहे, एक हमारे लखवाड़ क्षेत्र पड़ता है, वहाँ के स्वर्गीय जो विधायक जी थे हमारे शूरवीर सिंह जी, वो रहे, और उसके बाद लगातार नहीं पर 6 बार 5 बार लगातार हो गए हैं हमारे प्रीतम सिंह जी भी रहे। उसके बावजूद भी हालात बहुत गंभीर हैं। चक्राता जैसे क्षेत्र में एक कालसी से और चक्राता तक एक सड़क जाता है, और वो सड़क आज का नहीं है, वो सड़क आज़ादी से पहले का है। और उस सड़क में एक जजरेड़ नाम का स्थान पड़ता है। आजकल बरसात है और हर दिन ऐसा दिन नहीं है जिस दिन जजरेड़ में वहाँ पर पूरा वो पहाड़ गिरकर नीचे सड़क में नहीं आया होता। पर बरसात के अलावा जब भी कभी थोड़ी सी बारिश होगी तब पूरा वो जजरेड़ का मलबा सड़क पर आ जाता है। ये विकास कहाँ गया? इस दृष्टि से भी देखने की ज़रूरत है। और उसके बावजूद भी सिंगल रोड जो लाइफलाइन है वहाँ की, उसके ये हाल है। कभी एम्बुलेंस कई बार वहाँ घंटों घंटों फंसी है और मरीजों की डेथ हुई है। इसके जिम्मेदार कौन है? वहाँ की जनता या जो परिवार जिनके घर से पहले 8 बार तक विधायक रहे, फिर उनके पुत्र 6 बार तक विधायक रहे। विकास तो कालसी से ऊपर चढ़ ही नहीं पा रहा। ये तो नहीं, तो पर वो तो जनता चुन रही है ना उन्हें। मैं वही कह रहा हूँ ना, जनता चुन रही है। पर मैंने आपको इससे पहले ये बोला है कि कुछ युवाओं ने इस बात को समझा है कि बदलाव जरूरी है।
और मुझे लगता है कि युवा प्रयास करेगा तो युवा के साथ युवा का अकेला वोटर नहीं है। अगर वो पढ़ने वाला युवा है, उनके जो पिताजी हैं वो भले ही किसी नेता के साथ जुड़े होंगे, अगर उनके पिताजी उनकी बात नहीं सुन रहे हैं कि किसको वोट देना है, पर उनकी माताजी ज़रूर उनकी बात सुनेगी, क्योंकि उन्हें अपने बच्चे के भविष्य की चिंता है। उनकी बहन उनकी बात ज़रूर सुनेगी, क्योंकि वो अपने भाई की बात मानती है। एक चीज और आपने ये बताया कि माँ सुनेगी, बहन सुनेगी, इन बातों को ये प्रूफ हुआ है, ये प्रूफ हुआ है। एक लोटा वाला चक्कर क्या है, ये थोड़ा सा समझाइए जरा मुझे। वो लोटा पानी मतलब एक्चुअल में वो है क्या? देखिए, लोटा पानी नहीं, लोटा नमक। लोटा नमक, माफ कीजिए। बिल्कुल। हाँ। आजकल मैं तो पोस्ट लिखने वाला ही था कि चकराता में लोटा नमक का घोटाला हो गया और इधर धामी सरकार में मैं कहता हूँ नमक घोटाला हो गया। पर जो लोटा नमक, जो एक परंपरा, जो एक प्रक्रिया जो बनाई गई है, केवल चुनावी हथकंडा एक बनाया गया है। इस पर भी बहुत जल्द हमारे द्वारा सामाजिक लड़ाई लड़ी जाएगी, क्योंकि अगर कोई 8 बार विधायक बने हैं, उसके बाद 6 बार विधायक बने हैं, तो अगर उनके व्यक्तित्व की, अगर उनके मेहनत की, अगर 60% उसका रोल है, उनके व्यक्तित्व का, उनकी मेहनत का, 40% लोटा जो नमक है उसका रोल है। और ये भ्रम तोड़ना पड़ेगा। ये प्रक्रिया है क्या वैसे? प्रक्रिया ये है कि मैं भी जानना चाहता हूँ, दर्शक भी जानना चाहते हैं। मैं प्रतिनिधि हूँ या मैं प्रतिनिधि का कार्यकर्ता रहे हैं और मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, तो आप अगर मैं वहाँ का रेजिडेंट हूँ, मान लीजिए आप मेरे कार्यकर्ता हैं, आप किसी घर में जाओगे, एक लोटा लोगे, उसमें पानी डालोगे और उसमें फिर ऊपर से नमक डालोगे। मतलब वोटर को पैसे का लालच देकर, वोटर को कुछ और लालच देकर उनसे कसम खिलवाई जाएगी। और वो नमक ये नमक नहीं जो ये पुड़ियों में आ रहा है, टाटा और ये वाला नमक, कौन सा? गोले वाला, बिना पीसे वाला नमक, जो गोले होते हैं, जो पहले पुराने ज़माने में जो आते थे, उन नमकों को छोड़ा जाएगा। और वहाँ तमाम प्रकार की कस्में खिलाई जाएगी कि भाई ये मैं छोड़ रहा हूँ, मैंने इनसे पैसे लिए हैं या मैंने इनसे ये जुबान दी है, अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो मैं और मेरा परिवार इस नमक के गोले की तरह पिघल जाना चाहिए, ख़त्म हो जाना चाहिए। इस प्रकार की कस्में। इसके अलावा वो एक सिक्का लाते हैं, मुझे नहीं पता वो अपने जेब से निकालते हैं, अपने घर से लाते हैं या वास्तव में मंदिर से लाते हैं, पर उस सिक्के का डर दिखाया जाता है। उस सिक्के का डर दिखाया जाता है कि ये सिक्का ये मासू से लाया हुआ सिक्का है और आपको हमने कुछ लोभ लालच दिया और आप इस सिक्के को छूइए कि मैं अपनी जुबान से नहीं बदलूंगा। इसके अलावा वहाँ क्या नहीं किया जाता है। मंदिर का कोई देवता के कोई चिन्ह होते हैं, उन्हें लाया जाता है। उन चिन्हों के आधार पर कहा जाता है कि आपने मुझे ये पैसा दे दिया, लालच दे दिया। फिर उनसे उस पर कसम खिलवाई जाती है कि भाई ये इस चीज़ की कसम खाइए, ये देवता का चिन्ह है कि मैंने जो जुबान करी है मैं उससे नहीं बदलूंगा, मेरे परिवार का वोट आपको पड़ेगा। तो ये जो गलत जो कुरीति है, इसको बदलने की ज़रूरत है। और एग्जाम्पल ऐसा नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस पंचायत चुनाव की बात है, आप तो छोड़िए, इस पंचायत चुनाव की बात है। जो जीते हुए क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं उनको कैप्चर किया जाता है, एक रिजॉर्ट में ले जाया जाता है और वहाँ पर कैंप लगाया जाता है। कैंप लगाने के दौरान एक मंदिर से देवता के चिन्ह लाए जाते हैं और उन सुबह और शाम वहाँ पर जो कैंप में जो प्रतिनिधि है क्षेत्र पंचायत के, उनको बिठाया जाता है और उनसे कस्में खिलवाई जाती हैं कि भाई हम कसम खाते हैं कि जो आपने कहा, जो आपके साथ जुबान हुई है, उस आधार पर हम आपके साथ हैं, आपको वोट देंगे, इस नेता की बात मानेंगे। ये चीज़ें होती है।
जिससे क्या होता कि आदमी के अंदर एक डर और भय बैठ जाता है। जबकि हमने कई बार कोशिश की, अपने हमारे देवता, चाहे मासू महाराज हो, चालदा महाराज हो, हमारे कुल देवता हो और भी हो, हमने प्रयास किया कि इस बात को रखा जाए और इस बात पर निष्कर्ष निकले। देवता ने साफ मना किया है कि देवता के नाम का प्रयोग राजनीति में नहीं होगा और ना होना चाहिए। उसके बावजूद भी इस प्रकार के हथकंडे सिर्फ इसलिए अपनाए जाते हैं कि व्यक्ति डर के मारे वो वोट उन्हें दे दे और वो उस वोट से जीत जाए। क्योंकि इस बार की घटना है, एक व्यक्ति पे उनको डाउट हुआ कैंप में कि ये व्यक्ति फिसल सकता है कसम खाने पे। वो जब बुलाया जा रहा था तो वो चुप था। फिर डराव दिया जाता है, जिस व्यक्ति ने, जिस पंडित ने वो चिन्ह जो देवता के होते हैं वो लाए थे, उसके द्वारा डराव दिया जाता है। मैं इस बात को खुल के कह सकता हूँ कि अगर कोई यहाँ से बदमाशी करेगा, अपने जुबान से पलट जाएगा, तो पिछले बार मीन्स 2019 में, तो पिछले बार एक महिला हमारे कैंप में थी और बीच कैंप से वहाँ से चले गई थी और दूसरे पार्टी में जाकर वो वहाँ से प्रमुख बनी। पर इतनी गंभीर बात और इतनी गिरी हुई बात वो बोलते हैं कि उस महिला के आज तक बच्चे नहीं हो रहे, वो इसका कमाल है कि हमने ऐसा करा था और तब नहीं हो रहे। तो मतलब तुम इस प्रथा से, तुम इस कुप्रथा से लोगों के परिवार तबाह कर रहे हैं, तुम लोगों को खत्म कर रहे हैं, तुम वंश खत्म कर रहे हैं लोगों का। इस प्रकार की कुप्रथा के लिए हमारा संगठन, हमारे लोग एक सामाजिक चेतना और एक सामाजिक लड़ाई जरूर लड़ने वाला है। मतलब ये तो बड़ा गंभीर प्रश्न हो गया अगर आपकी बात में सच्चाई है कि आप अंधविश्वास की नींव पर लोकतंत्र की इमारत खड़ी करना चाहते हैं। बिल्कुल। तो अगर ये आपको अगर विश्वास नहीं हो रहा है, मुझे यकीन नहीं, लोटा और नमक की कहानी बहुत आप जाइए जौनसार के क्षेत्र में, आप जाइए जौनपुर के क्षेत्र में, आप जाइए रवाई के क्षेत्र में और आप पूछिए व्यक्तिगत रूप से किसी बुजुर्ग आदमी को, आप पूछिए कुछ लोगों को, आपको हजारों उदाहरण मिल जाएंगे, आपको हजारों लोग इस पर वक्तव्य अपना दे देंगे। तो क्या बॉबी पवार के लिए भी क्या यही सब किया गया, लोटा नमक? देखिए, हमारे लिए किया गया, नहीं किया गया, किया भी गया। मैं नाम सिर्फ इसलिए आपका ले रहा हूं क्योंकि आप मेरे सामने हैं। मैं वही कह रहा हूं। लेकिन राजनीति में अगर इस तरीके से हमारे लिए देखो किया गया, नहीं किया गया, ठीक है। हमारा जो जीत हार का अंतर था वो बहुत था। किया भी होगा तो वो ना करने के बाद भी हम उस जीत तक नहीं पहुंच पा रहे थे, वो बात अलग है। परंतु अब तो किया जा रहा है, हमारे चुनावी रिजल्ट के बाद तो किया जा रहा है, प्रक्रिया शुरू हो गई है। पर मैं ये कहना चाहता हूं, हमारे लिए किया गया, नहीं किया गया वो मायने नहीं रखता। पर हाँ, हमारे लिए इसलिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि मेरे खुद के चुनाव में जब मैं लोकसभा लड़ रहा था, लोगों का बड़ा प्यार मिला। लोगों ने कहा कि बॉबी पवार अपना व्यक्ति है, अपना बंदा है, मतलब अपने क्षेत्र का है, उसको पूरी तरीके से समर्थन करेंगे, वोट देंगे, और लोगों ने दिया भी। उसके बावजूद भी कोशिशें रही। खुद मैं कहता हूँ, 6 बार के विधायक रहने के बाद अगर आपको लोकसभा जैसे चुनाव में विधायक निधि का प्रयोग करने पड़ रहा है, विधायक निधि बांटने पड़ रही है लोकसभा चुनाव में कि बॉबी पवार को वोट नहीं जाना चाहिए, तो मैं समझ सकता हूं कि उनकी जड़ें हिल चुकी है। गंभीर आरोप है। आरोप क्या है, पुख्ता है। हमारे पास बहुत सी चीजें हैं, और अगर आमने सामने बैठना होगा बैठेंगे, और अगर प्रूफ करना होंगे करेंगे। प्रूफ करेंगे कि पंचायत चुनाव में भी, लोकसभा छोड़िए, पंचायत चुनाव में भी कैसे विधायक निधि बांटी गई। हमारे पास रिकॉर्डिंगें हैं। अगर ज़्यादा प्रूफ करने की जरूरत पड़ेगी तो विधायक जी को सामने बिठाए, यहाँ हम बैठेंगे और हम बताएंगे कि किस प्रकार से मैनेज हो रहा कि इस पंचायत के लिए ये विधायक निधि और इस पंचायत के लिए 70 विधानसभाओं में से केवल एक विधानसभा है जहाँ विधायक निधि कैश में बंटती है, और केवल चुनाव से पहले बंटती है। ये हालात है। ये गंभीर आरोप हैं, और मैं तो बाकायदा अपील भी करूंगा कि
इतना बड़ा व्यक्तित्व है, सौम्य नेता हैं और अच्छी पकड़ रखते हैं, इन सवालों के जवाब अगर वो हमारे मंच पर आकर देना चाहें तो मैं उनका बहुत तहे दिल से स्वागत भी करूंगा। और बॉबी पवार कह ही चुके हैं कि अगर वो सामने बैठेंगे तो हर जो आरोप हैं उनके सबूत के साथ वो आपके सामने होंगे। आप आमने सामने जब चाहें आप हमें घंटी करके बता सकते हैं। बॉबी पवार तैयार, आप तैयार हैं बैठने के लिए? बिल्कुल हम तैयार हैं। और अगर बैठेंगे भी नहीं, ये बोलेंगे कि भाई एविडेंस भेजो, हम एविडेंस देने के लिए भी तैयार हैं। मतलब चिट्ठी के माध्यम से आपके पास एविडेंस भी पहुंच सकते हैं। तो दोनों ही तरीके आपके पास हैं, आप जो चाहे वो आजमा सकते हैं। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। लोग कह रहे हैं कि बॉबी पवार में जो पहले जैसी ताकत थी वो अब नहीं है, शिथिल पड़ गई है ताकत। किस तरीके की ताकत है? मतलब थोड़ा निराश हो गए हैं, रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, हताशा, निराशा या ये जिंदगी के पहलू है, ये चलते रहते हैं। इंसान को धड़ाधड़ कोई काम करता है, उसके रिजल्ट सारे पॉजिटिव रहते हैं तो वो और अच्छे तरीके से काम करता है। कुछ जगह पर उसको सबक मिलते हैं, कुछ जगह पर और चीज़ें होती है तो उसकी गति थोड़ी धीमी होती है। इसका मतलब ये नहीं हमने चलना नहीं छोड़ा है, हमने बोलना नहीं छोड़ा है, हमने संघर्ष करना नहीं छोड़ा है। हम मुद्दों पर आधारित राजनीति करते थे और कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो कहावत है कि शेर अगर 2 कदम पीछे ले तो ज़रूरी नहीं है कि पीछे हट गया, हो सकता है लंबी छलांग के लिए वो 2 कदम पीछे लिए। ऐसा नहीं है। मेरा अपने समर्थकों से विशेष निवेदन है कि हमारा ऐसा नेचर है कि हम निरंतर चलने वाले व्यक्ति हैं। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि ये शुरुआत अगर की है तो शॉर्ट टाइम के लिए नहीं है। बॉबी पवार आया, एक चुनाव लड़ा, दूसरा चुनाव लड़ा, बना और फिर घर बैठ गया। ये इस प्रदेश की जो नींव हम रखना चाह रहे हैं नई तरीके से, ये पूरी नींव रख कर जाएंगे। ये जो मेहनत हो रही है, ये जो पौधे आज रोपे जा रहे हैं, एक बगीचा तैयार किया जा रहा है, इसके फल बॉबी पवार या बॉबी पवार के साथ आज जो लोग हैं वो खाए ना खाए पर इतना ज़रूर करके जाएंगे कि आने वाली जो पीढ़ी है बड़े अच्छे तरीके से इसके फल खाएगी और बहुत अच्छे तरीके से उसका रिजल्ट रहेगा। आपकी कमीज का जो कलर है वो सफ़ेद है और पिछले काफ़ी समय से मैं देख रहा हूँ कि उस सफ़ेद कमीज पर कई छींटे पड़ने लगे हैं, आरोप लगने लगे हैं। लोग ये बोलने लगे हैं, आपके राजनीतिक विरोधी भी हो सकते हैं, और जो कमेंट्स आते हैं उनके माध्यम से भी कई बार सामने आता है कि बॉबी पवार ठेकेदारों की पैरवी बहुत करते हैं। देखिए, आपने सफ़ेद की बात की, बिल्कुल सफ़ेद हैं, पर जो सफ़ेद जो होता है, जिस पर दाग होते हैं वो ब्रांडेड होता है। ये कमीज मेरी नहीं है। ये तो आपने कहा कि ग्रीन पहन के नहीं आना है, कुछ उसका वो क्रोमा में फ़र्क पड़ता है। मेरा ग्रीन ही था तो मैंने उतारा और दोस्त जो था साथ में रूममेट उसको बोला कि भाई ये कमीज की मेरी है, मैंने अभी तक नहीं पहनी और परसों लाई है। और पता कितने की है? 50 रुपये की। ये कमीज संडे मार्केट से उसने परसों संडे के दिन लाई है। आप क्या बात करते हैं? आपने सही कहा वो सफ़ेद है, पर वो सफ़ेद ब्रांडेड होता है, 50 रुपये की कमीज नहीं होती। और जिसको प्रूफ चाहिए, अगला संडे आने वाला, आप संडे मार्केट में देख लेना, 50 रुपये की मिलती है। क्या बात करते हैं? और आप कह रहे हैं कि ये है। और आपने कहा, आरोप लगते हैं कि ठेकेदारों की पैरवी करते हैं। ठेकेदार किसके हैं? हम ठेकेदारों की पैरवी करते हैं, पर मूल निवासी ठेकेदारों की पैरवी करते हैं। जिस प्रकार से जो वर्तमान समय में एक शासनादेश जारी हुआ है, उस शासनादेश में कोई अगर काम लेने वाला व्यक्ति हो, उनके जो मानक चेंज कर दिए हैं, आप समझ सकते हैं, या हमारे ठेकेदार संघ समझ सकता है, वो तो समझेगा। क्या आम जनता, आम नागरिक समझ सकता है कि उन मानकों के द्वारा हमारे उत्तराखंड के जो मूल निवासी ठेकेदार हैं, जो अपनी आजीविका चलाने के लिए ठेकेदारी करते हैं, उनको बाहर करने का वो एक आसान तरीका है, एक रास्ता है। उनकी पैरवी कौन करेगा? सत्ता में बैठे लोग तो इनके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, विपक्ष के लोग मौन है। क्यों मौन है? इस कारण का भी नहीं पता। आप एक ठेके लेने के लिए जाओगे, आपने उसका जो अनुभव है उसमें, उस मानकों में आपने फेरबदल कर दिया। आपकी जो उसमें क्या होता है, एक शब्द है उसका सही से वो नहीं आ पा रहा।
आपने 200% उसकी वो कर दी कि अगर आप 1 करोड़ का काम ले रहे हैं, एलिजिबिलिटी। हाँ बिल्कुल, तो आपका जो टर्नओवर है वो 200 करोड़ का होना चाहिए। ऐसे कैसे हो जाएगा? ये तो बिल्कुल विपरीत है। इसके अलावा हमने समय समय पर कहा है कि भाई यहाँ के जो संसाधन हैं वो यहाँ के लोगों को मिले, यहाँ की जो ठेकेदारी है यहाँ के लोगों को मिले। यहाँ के लोग अपनी आजीविका के लिए ठेकेदारी करते हैं, और ये हालत पता क्यों बिगड़ रहे हैं, ये मानक पता क्यों चेंज हो रहे हैं? ये इसलिए चेंज हो रहे हैं कि यहाँ जो ठेकेदार बाहर से आ रहा है, वो गुजरात से आ रहा हो, हरियाणा से आ रहा हो, यूपी से आ रहा हो, कहीं से भी आ रहा हो, राजस्थान से आ रहा हो, वो यहाँ ठेकेदारी करने नहीं आ रहा है, वो ब्लैक मनी को वाइट करने आ रहा है। इसलिए इन लोगों ने दुकानें खोल रखी है। दुकानें इसलिए खोल रखी है कि कोई व्यक्ति आएगा, उससे 20% लिया जाएगा, और 20% लेने के बाद उसके नाम टेंडर कर दिया जाएगा, खोल दिया जाएगा। जैम घोटाला आपने देख लिया होगा। एग्जाम्पल ये है, वो कह रहे हैं कि हम तो जैम पे डालते हैं, जो इलिजिबल होगा अपने आप छन के आ जाता है। अरे जब कृषि टेंडर हो रहा था, कृषि मेले का टेंडर हो रहा था, शाम को 9:30 बजे तक टेंडर डलने थे, रात 11 बजे टेंडर खुलना था, तो आपको ये 2 दिन पहले कैसे पता कि एक सहारनपुर के ठेकेदार को ठेका मिलेगा जो 2 दिन से वहाँ पर काम शुरू करा हुआ था टेंट का? ये क्या है? इसका मतलब जैम में भी झोल है। इसका मतलब 20% उससे पहले लिए थे और वो ठेका उसको ही मिलना था। कहने का मतलब ये है कि जो बाहरी ठेकेदार है वो आजीविका चलाने के लिए नहीं, ठेकेदारी करने नहीं, वो ब्लैक मनी को वाइट करने आ रहा है। 20% तो कैश में देगा। अगर 10 करोड़ का काम है तो मान लो 2 करोड़ हो गया, 2 करोड़ वो कैश में देगा, पर जब उसका पेमेंट आएगा तो पूरा 10 करोड़ का आएगा। वाइट कर दिए ना। ये प्रक्रिया चल रही है। अपने लोगों से ये डर के मारे ले नहीं पाते, लेंगे तो चुनाव में दिक्कतें आएंगी, कार्यकर्ताओं को पता चलेगा। और हमारे लोग इतना पैसा अगर कोई 20% दे भी देगा तो 80% में और भी सारी चीज़ें हैं, GST, FST और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसमें काम होगा नहीं, और काम होगा नहीं तो जनता विरोध करेगी। तो केवल उत्तराखंड में ठेकेदार का मतलब है कि ब्लैक को वाइट करने का मतलब जो बाहर ठेकेदार आ रहे हैं वो कर रहे हैं। और मैं तो खुल के कह रहा हूँ, आरोप ये लगा रहे हैं कि ठेकेदारों के पैरवी करते हैं, खुल के पैरवी करेंगे ठेकेदारों की। और वो ठेकेदारी मूल निवासी होना चाहिए, और वो ठेकेदार अच्छा काम और गुणवत्ता जो वो वाला काम है वो समाज को दे सके, मानकों पे खरा उतर सके। मेरा एक सवाल और खड़ा हो गया। मैं आमतौर पर कोशिश करता हूं कि जो जवाब हैं उनसे चीजें समझी जा सकें। मूल निवास की आपने बात की। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 10 साल, 15 साल या 20 साल या 25 साल से इस प्रदेश में रह रहे हैं, राज्य बनने से पहले भी रह रहे हैं। आप उनको किस गिनती में डालते हैं? देखिए, पूरा देश इस प्रदेश का हिस्सा है, या ये प्रदेश भी पूरे देश का हिस्सा है, परंतु जहाँ पर संसाधनों के दोहन करने का अधिकार, जहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें जो केवल बहुत से राज्यों में है, जहाँ पर स्थानीय लोगों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, हमारी वो लड़ाई है। हमारी ये लड़ाई बिल्कुल नहीं है कि हम कहेंगे कि कोई यहाँ आए ही ना, कोई कुछ करे ही ना। नफरत नहीं है। पर हाँ, जब आपने ठेकेदारी वाला प्रश्न किया तो मैं चाहता हूँ कि यार, जब ब्लैक को वाइट करने के लिए यहाँ आ रहे हैं और वो बड़ी घूसखोरी देके हमारे लोगों का जो रोजगार है उसको छीन रहे हैं, तकलीफ होगी। मेरा मानना बिजनेस कम्युनिटी या ठेकेदार से या इनसे नहीं है। मेरा मानना ये है कि बहुत गलतफहमियां, और ये बड़ा गंभीर विषय है, आपको अगर इस पे आगे बात अपने समर्थकों के बीच में रखनी पड़े तो रखनी भी चाहिए। किसी एक की गलती से पूरा समाज टारगेट हो जाता है। अभी हाल ही में पूर्व के कैबिनेट मंत्री रहे प्रेमचंद अग्रवाल के मुंह से कुछ शब्द निकले, यकीनन वो अच्छे शब्द नहीं थे। उनके कुछ समर्थकों के द्वारा गाली गलौज भी किया गया पहाड़ी परिवेश के लिए, पहाड़ी संस्कृति को लेकर, वो यकीनन गलत था। लेकिन उसके दोषी सभी लोग नहीं हो सकते। एक मुहिम सी चली कि जितने भी बाहर के लोग हैं वो सब गलत हैं। तो नेता अगर एक अच्छा हो सकता है, एक खराब हो सकता है, इसी तरह से व्यक्ति विशेष के लिए भी यही माना जाता है
कि जरूरी नहीं कि एक व्यक्ति अगर खराब हो तो बाकी सारे भी खराब होंगे। देखिए बिल्कुल ये बात सही है। अगर प्रेमचंद्र अग्रवाल ने कुछ गलत बोला था, उसका विरोध खुल के किया और आज हमने भी किया, सबने किया, पर हमने किसी विशेष कम्युनिटी के लिए इस प्रकार की चीज़ें नहीं की। हम लोगों के सोशल हैंडल से आप लोगों ने कभी भी देखा होगा, हमारे जुबान से कभी भी देखा होगा, जिस व्यक्ति ने गलत किया वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है। कल के दिन हमारे बीच का ही व्यक्ति, कोई मूल निवासी भी इस प्रकार की चीज़ें कर सकता है जो कि इस प्रदेश को गहरी क्षति पहुंचाए या बहुत नुकसान करें, तो उसका भी विरोध होगा, ऐसा नहीं है। पर हाँ, ये बात वास्तव में गलत है कि अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार के उसमें लिप्त है और उसके पूरे परिवार को, उसके रिश्तेदारों को, उसके पूरे समाज को उसमें घसीटना, ये वास्तव में गलत है। आप ही का नाम लेकर बहुत सारे लोग अब धमकियां देने लगे हैं, क्या आपकी जानकारी में है ऐसा? देखिए ऐसे हमारे जानकारी में नहीं है, और अगर हमारे नाम लेकर किसी से, आपका नाम लेकर बाकायदा, हमारे नाम लेकर गलत तरीके से किसी को धमकाया जा रहा है, किसी को डराया जा रहा है, किसी के अनावश्यक दबाव बनवाया जा रहा है, तो वो गलत है। तो ये अपील तो आपको अपने समर्थकों मैं कर रहा हूँ, मैं समर्थकों से क्या, जितने लोग भी सुने, जहाँ तक भी ये वीडियो जाए, मैं तो ये बताऊंगा कि हमारा नाम लेकर जहाँ पर भी गलत तरीके से कोई चीज़ पेश की जा रही हो, गलत तरीके से हमारे नाम लेकर किसी पे दबाव बनाया जा रहा हो, या वसूली की जा रही हो, या चंदा उगाया जा रहा हो, तो निश्चित तौर पर बॉबी पवार तो एक साधारण व्यक्ति है, आप बॉबी पवार को एक फ़ोन कॉल ही कर सकते हैं। मतलब गुंडागर्दी से मेरा तात्पर्य, बिल्कुल तात्पर्य नहीं। और अगर किसी ने ऐसा किया है तो निश्चित ही जहाँ पर किया है वो व्यक्ति हमें एविडेंस दें, वो व्यक्ति हमारे सामने वो बात रखें, उस पर हम अपने स्तर से भी कार्रवाई करेंगे। नहीं, ऐसे तो एक संस्थान है, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, उन्हें 2 दिन बंद रखना पड़ा अपना। नहीं, मैं कह रहा हूँ, उन्होंने कहा कि भाई बॉबी पवार बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं, वो अपने दल बल के साथ यहाँ आने वाले हैं, वो 2 दिन अपना संस्थान बंद करके अपना घर चले गए। वो नहीं, देखिए मैं तो चाहता हूं कि अगर इस प्रकार की चीजें हैं व्यक्तिगत रूप से वो हमें मिलें, ये यकीनन गंभीर बात है, हमें मिलें और ये चीजें बताएं और उसके कुछ एविडेंस है वो हमें दें और हम उसको पब्लिश करेंगे कि भाई ये लोग हैं, इनसे बच के रहें, इस प्रकार की चीजें हो रही है, और औरों को भी संदेश जाएगा। हम व्यक्तिगत संदेश देंगे कि इस प्रकार के उसमें ना आए। जब भी कुछ ऐसा होता तो हमसे ज़रूर एक बार पूछ लें, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं कि अब होते हैं व्यक्तिगत, हमने देखिए धन नहीं कमाया है, हमने कुछ और नहीं कमाया है, पर हमने संबंध जरूर कमाए हैं, हमने संबंध कमाए हैं, और उन संबंधों के आधार पे कोई कर लेता है उल्टे सीधे काम, तो अगर ऐसा है तो एक बार पुष्टि जरूर कर ले, एक बार जरूर पुष्टि कर ले। इन्हीं चीज़ों से संबंधित एक और सवाल मेरे दिमाग में आया। अक्सर पहले जैसे देहरादून का परिवेश था, देहरादून एक शांत सरल शहर के तौर पर जाना जाता था। जैसे जैसे विकास बढ़ रहा है वैसे वैसे शहर के अंदर संस्कृति में भी विकास होता चला जा रहा है। अब वो विकास अच्छे में है या बुरे में है ये कहने का अधिकार तो मुझे नहीं है, पर कहीं कहीं पे फूहड़ता देखने को मिलने लगी है अब। देखिए वास्तविक रूप में हमारे भी कुछ संज्ञान में आया है, कुछ शिकायतें मिलती रहती है कि जिस प्रकार से देहरादून जैसे सिटी में जो शांत वादियों में गिना जाता था और सेफ सिटी के रूप में गिना जाता था, आपने हाल ही में रिपोर्ट देखी और देश की टॉप 10 में देहरादून का नाम है कि अनसेफ सिटी का वो है। इसी को जोड़ते हुए मैं ये भी कहना चाहूँगा कि वास्तविक रूप में या जितने क्लब, बार, सुट्टा बार जो भी चल रहे हैं, ठीक है, अगर ठेकों का एक टाइमिंग दिया है 11 बजे, उनका भी तो होगा, उनका भी तो कोई मानक होगा, पर वास्तव में सुनवाई में आया कि कई ठेके तो जो वो टाइमिंग रखी हुई है उस टाइमिंग तक नहीं, कुछ क्लब्स वगैरह के बारे में सुनना आता है। हाँ, तो उसके बाद है, उसके बाद सारा तांडव वहाँ शुरू होता है। तो मुझे तो ये लगता है कि वो विभाग, चाहे आबकारी विभाग हो, पुलिस विभाग हो, पर पुलिस जो चेकिंग करती है, चेकिंग करती है ना, शराब पुलिस शाम को चेकिंग करती है, 7-8 बजे जाती है, वहाँ छापे मारती है, छापे मारने के दौरान कहीं पर सेटल करके आती है, कहीं पर दिखा देती है।
वो ऐसा टाइम होता है कि जो जाते हैं उनको अपने लिए साथ में लाने के लिए भी मिल जाता है। पर चेकिंग का टाइम तो तब होना चाहिए जब तक के लिए समय दिया है 11-12 बजे के लिए, तब तक ठीक है। उसके बाद छापे मारो, दोहरे कानून नहीं चल पाएंगे। आप उसके बाद छापे मारो तब देखो कि कौन बड़े बड़े क्लबों में किस प्रकार की चीज़ें हो रही है, किस प्रकार के जो संस्कृति है उसकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। संस्कृति इस उत्तराखंड की, इस देवभूमि की, वो ज़्यादा ज़रूरी है, उसका बचाव ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं चाहता हूँ कि पुलिस इस बात का संज्ञान ले कि आप 6-7 बजे 8 बजे जाकर क्या करते हैं वहाँ। उस दौरान तो कुछ भी करें, उनके लिए लाइसेंस दिए हुए हैं। पर उसके बाद जब तक का टाइम है, उसके टाइम के बाद आप जाइए ना, क्या क्या होता है और क्या नहीं होता है वो अपनी आंखों से देख के आइए, उन पर कार्रवाई करिए। आपको क्या लगता है कि आप यूथ चूंकि आपके साथ भी जुड़ा हुआ है, तो आप अपने यूथ से भी अपील करेंगे कि ऐसी चीज़ों से बचकर रहना चाहिए जो वाकई समाज के लिए अच्छा संदेश देने वाली नहीं? बिल्कुल, देखिए मैं तो चाहता हूँ कि हमारा यूथ इन चीज़ों से बचे और ये अच्छी चीज़ें नहीं है। पहली बात, अपना फ्यूचर बनाने पर फोकस करिए और तभी सब कुछ है। जब फ्यूचर बन जाएगा उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं जो जीवन में करने के लिए हैं, उसके बाद आप एंजॉय करिए, उसके बाद और चीज़ें करिए, पर उससे पहले इस प्रकार की सारी चीज़ें ना करें। और मैं भी संघर्ष कर रहा हूँ, तो आज तक हमने कोई भी इस प्रकार का जो मतलब शराब या ये इन चीज़ों पर हाथ नहीं लगाए और ना लगाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि यूथ को हेल्दी रहना ज़रूरी है, उनका शरीर वो साथ देगा तो तब जाकर वो आगे कुछ कर पाएंगे और उनके माँ बाप भी तभी खुश रह पाएंगे। क्योंकि हर माँ बाप की आज चिंता है कि उनका बेटा, उनका बच्चा नशे की तरफ ना जाए, उसको नशे की लत ना लगे, ये चिंता है। माँ बापों को ये चिंता भी नहीं है अब कि रोज़गार मिलेगा नहीं मिलेगा, सबसे बड़ी चिंता यह है कि उसका बेटा नशे में ना जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन चिंताओं का ध्यान रखना, और बच्चा अगर इन सब का ध्यान रखता है तो ज़रूर सक्सेस होगा। मैं राजनीति पे आ जाता हूँ थोड़ा सा। कितना धन कमा लिया है बॉबी पवार ने? लोग कहते हैं करोड़ों रुपए इकट्ठा कर लिया है। मैं तो चाहता हूँ कि करोड़ों रुपए इकट्ठा कर लिया तो कहाँ रखा हुआ है, कहाँ पर ये इन्वेस्ट, तो आप बेहतर जानते होंगे। कहाँ इन्वेस्ट किया है, इस बात की जांच हो जाए। मैंने अब भी इसी से पहले आपको कहा है कि हमने भले ही धन ना कमाया हो, हमने संबंध कमाए हैं, और समय आने पर ज़रूरत पड़ेगी तो वो लोग खड़े होंगे, और जहाँ वो लोग खड़े होंगे जिनके साथ संबंध है, तो निश्चित ही धन की ज़रूरत नहीं है। पर 2027 में बिना धन के चुनाव लड़ेंगे कैसे? नहीं, देखिए, एक जो लिमिट होती है खर्च करने की, उस लिमिट में रह के चुनाव लड़ेंगे। दूसरी बात है कि मैंने अभी कहा है कि भाई धन नहीं कमाया, संबंध कमाए हैं, तो ना जाने लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। चुनाव तो चुनाव के तरीके से लड़ा जाएगा। अगर कोई ये सोच रहा हो कि चुनाव को इतने हल्के में निपटाएंगे, इतने हल्के में चलेगा, चुनाव चुनाव के तरीके से लड़ेंगे। कैसे 70 की 70 सीट पर चुनाव लड़ेंगे या क्या प्लानिंग है? देखिए, वो आज की डेट में हमारा परिवार बड़ा हो रहा है, संगठन बड़ा हो रहा है, संगठन में अच्छे अच्छे लोग हैं, कुछ सेवानिवृत्त कर्नल से लेकर कुछ IAS PCS कुछ लोग वो भी जुड़े हैं। वो तो अब इस स्तर पर संगठन ही इस पर चर्चा करेगा, इस पर डिसीजन लेगा। व्यक्ति विशेष का डिसीजन हमने भी कहा कि नहीं चलना चाहिए, चाहे अध्यक्ष ही क्यों ना हो। वो संगठन उस पर डिस्कस करे, कितने सीटों पर लड़ना है, कहाँ कहाँ लड़ना है, कैसे लड़ना है, वो सारा संगठन का अपना वो है। मैंने शुरुआती दौर में एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का जिक्र किया, उसमें एक वीडियो हमारे ही चैनल का इस्तेमाल हुआ है। मैं उस वीडियो के उस हिस्से से इत्तेफाक रखता हूँ, मैं उस हिस्से को सही मानता हूँ। एक वीडियो बनाने के दौरान मैंने आपको लेकर जिक्र किया था कि आप कहाँ कहाँ पर मजबूत हैं और कहाँ कहाँ पर आप कमज़ोर हैं। एक और हिस्सा है उसका कि कल यानी 2027 के विधानसभा चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनानी है तो गाहे बगाहे जाने अनजाने बॉबी पवार उनकी सबसे बड़ी मदद कर सकते हैं। उसका टेक्निकल रीज़न ये कि आप सत्ता के विरुद्ध हैं। आपसे पहले यहाँ एक विपक्ष की पार्टी है कांग्रेस जो चुनावी मैदान में है, तो आप वोट कटवा बनने की कंडीशन में ज्यादा लग रहे हैं। केदारनाथ का चुनाव आपके सामने है, तो ऐसी कंडीशन में कहीं ना कहीं आपका जो डेंट है वो कांग्रेस की तरफ ज्यादा लगना है
और बीजेपी की तरफ कम, तो कहीं ये बी टीम वाला सिस्टम सही तो नहीं हो रहा है? देखिए, हमारे नियत में खोट नहीं है। सीधे कहिए ना, बी टीम है या नहीं? मैं आ रहा हूँ ना, हमारी नियत में खोट नहीं है। बी टीम किसकी? कांग्रेस के प्रवक्ताओं, कांग्रेस के नेताओं के जुबान से सुनता हूँ, कहते हैं कि बीजेपी की बी टीम है। बीजेपी के प्रवक्ताओं और बीजेपी के नेताओं के मुंह से सुनता हूँ, वो कहते हैं कांग्रेस की बी टीम है। ये तो साफ हो गया कि हम किसी की बी टीम नहीं है। दूसरी बात, ये आपने केदारनाथ का जिक्र किया, बहुत अच्छा सवाल है। आपने केदारनाथ का जो जिक्र किया, आपने कुर्सी बचा ली। नहीं, आप ये बताइए ना कि केदारनाथ का अगर जिक्र हुआ है, उसी उपचुनाव से जस्ट पहले 2022 में ही तो चुनाव हुए। 2022 के चुनाव में कांग्रेस के पास वहां पर कितना वोट बैंक था? नहीं, मैं टेक्निकली यहाँ आपको बताता हूँ। केदारनाथ का जो इतिहास रहा है चुनाव का, उसमें 10, 11, 12, 13 हजार से डिसीजन होता है। मैं भी यही, पहली बार 6,000 कांग्रेस ऊपर गई, लेकिन चूंकि आपके समर्थित एक प्रत्याशी, आपके समर्थन से पहले तक वो 2 से 3 हजार वोट बैंक के अधिकारी माने जा रहे थे, जो आम जनता वहां की बता रही थी। नहीं, आपकी विजिट से वो जो आंकड़ा है वो 8,000 के पार चला गया, 9,000 और 9,000 के पार चला गया। और बीजेपी की जो जीत थी वो तकरीबन 4, 4,500 हजार के आसपास थी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने तो वहां पर गेन बहुत ज्यादा किया, लेकिन आपने उनका रास्ता रोक दिया। वो बाकी के 5,000 जो वोट हैं, 5 या 6,000 वोट हैं, उनको अपने पाले में करके। हमने उनको अपने पाले में नहीं डाला है। वहां पर सामान्य तौर पर अगर देखा जाए तो इससे पहले के चुनाव में, 22 के चुनाव में जो वोट बैंक बिखरा हुआ था, उसमें कुलदीप रावत हो या दूसरे देवेश नौटियाल हो या सुमंत हो, इन लोगों को तकरीबन 12, 13, 14 हजार के आसपास वोट पड़ा था मिला के। तो ये सारे लोग जब भाजपा के साथ चले गए तो वोट बैंक तो भाजपा में शिफ्ट हो जाना चाहिए था, पर उसके बावजूद भी 12,000 से कांग्रेस 18,000 पहुंच जाती है। मतलब कांग्रेस को भी वोट बैंक का फायदा मिला है, और वो वोट बैंक उनके साथ ना जा करके एक अलग प्रत्याशी जो निर्दलीय रूप में था उनके साथ आया। तो इसमें मैं वही कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ। मैं भी इसमें रिसर्च की जरूरत है, और इसमें पार्टियों को भी सोचने की जरूरत है कि ये वोट बैंक ऐसा क्यों घूम रहा है। क्या मैं तो कुछ कांग्रेस भाजपा के अलावा चाह रहे हैं? ये चीज मैं भी ये बात रिसर्च के साथ कह रहा हूं आपसे कि जो वोट बीजेपी से नाराज था, जो कांग्रेस के पास आना था, वो कांग्रेस को छोड़कर गया। एक दूसरा ऑप्शन मिला उन्हें, 6,000 वोट त्रिभुवन चौहान, 6,000 वोट गया। अगर कांग्रेस 12 से 18 गई तो 6,000। फिर तो मैं सही हूँ कि आप ही की मदद से 2027 में पुष्कर सिंह धामी दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, पुष्कर सिंह धामी हो या इधर कांग्रेस में और लोग हो, इनको भी इस पर चिंतन करना चाहिए। खासकर कांग्रेस को चिंतन करना चाहिए। चिंतन करना चाहिए या आपसे चर्चा करनी चाहिए? नहीं, देखिए, पहले चिंतन करना चाहिए, उसके बाद ये सोचना चाहिए कि जिस हवा के साथ कांग्रेस चल रही है, जिस हवा में कह रही कि हम अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो वास्तव में देख लो अगर बनता है, और अगर उन्हें ये लगता है कि भाई कहीं ना कहीं खतरा है, बीजेपी तीसरे बार रिपीट ना हो जाए, उसके लिए क्या रणनीति हो सकती है, वो कांग्रेस को इस पर चिंतन करना चाहिए। आज हमें चिंतन करने की ज़रूरत नहीं है। हम तो वो पौध हैं जो इस देवभूमि को बचाने के लिए निकली हैं, और हम बैकफुट पे नहीं जाएंगे। पर हाँ, कांग्रेस को जरूर चिंतन करना चाहिए, और कांग्रेस चिंतन करेगी तो कुछ निकलेगा। ये नहीं है कि आप कांग्रेस चिंतन तो इस समय गुटबाजी को लेकर ज्यादा हो रही है। तो देखिए, गुटबाजी के चक्कर में 22 में बीजेपी रिपीट करी, गुटबाजी के चक्कर में 17 में बीजेपी रिपीट करी। पर मैं समझता हूं कि अगर इसी प्रकार की गुटबाजी रही, जैसे जिला पंचायत देहरादून का जो शपथ ग्रहण था, इसमें जो गुटबाजी दिखी, आपके प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा जी मंच पे नहीं दिखे, आपके आजकल सुर्खियों में जो नेता है हरक सिंह जी, वो मंच पर नहीं दिखे, आपके जो गणेश गोदियाल है, जिनको मैं क्या सभी लोग जमीनी स्तर का नेता कांग्रेस में मानते हैं, वो वहाँ से दूर रहे, वहाँ पर भुवन कापड़ी जी नहीं दिखे। तो मैं समझता हूँ गुटबाजी साफ दिख रही है। इलेक्शन को लेकर तो आपने बात की, लेकिन अभी तक आपने ये वाले पत्ते नहीं खोले हैं कि अक्सर ये देखने को आ रहा है कि आप अगर सत्ता में आते हैं, सत्ता से मेरा मतलब है भागीदारी, क्योंकि साफ तौर पर अगर मैं कहूँ तो अभी ऐसे हालात नज़र नहीं आते कि आप सत्ता पूर्ण रूप से हासिल कर लेंगे, लेकिन
सत्ता का हिस्सा बन सकते हैं, ऐसे हालात नजर आते हैं। क्या करेंगे? देखिए, जो हमारे लोग लड़ेंगे, जीत के आएंगे, जनता जनार्दन का जो जनादेश जिसे कहते हैं वो होगा, स्वीकार किया जाएगा। कितने प्रत्याशी जीत के आते हैं उसके बाद की बात है, उसके बाद का विचार है। और मैंने पहले भी ये कहा है कि अब बॉबी पंवार अकेले नहीं है। बॉबी पंवार के साथ हमारे भारतीय सेना से कई कर्नल, जनरल, आईपीएस, आईएएस, ये ऐसे इस प्रकार के लोग जुड़े हैं जिन्होंने देश के अलग अलग जगहों में रह के, अलग अलग राज्यों में रह के प्रमुख पदों पर भूमिका निभाई है। तो निश्चित तौर पर वो फैसले लेने के लिए स्वतंत्र हैं और जिस प्रकार से भी डिस्कस करके फैसला लेंगे तो उसी में बॉबी पंवार भी एक पार्ट होगा। बॉबी 70 के दशक में जेपी आंदोलन हुआ था, बहुत बड़ा विशाल आंदोलन था और आयरन लेडी के नाम से इंदिरा गांधी को जाना जाता था। उनके खिलाफ ही आंदोलन हुआ था और सत्ता से बेदखल कर दिया गया था बाकायदा। पब्लिक का आंदोलन था वो, जैसे उत्तराखंड में आपने एक आंदोलन की शुरुआत की और बड़ा बन गया वो आंदोलन। लेकिन रिजल्ट जब आया सामने, जब जेपी और पूरा जो ग्रुप है उस सरकार में स्थापित हुआ, तो वो बहुत ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाए। आपसी मनमुटाव, आपसी कलेश इसने दूर कर दिया और सत्ता वो बहुत ज़्यादा दिन तक चली नहीं। उन्हीं में से बहुत सारे राजनेता ऐसे रहे जिन्होंने अलग अलग अपनी पार्टी बनाई। बिहार एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है उसका। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव हैं, लालू प्रसाद यादव हैं, नीतीश कुमार हैं, रविशंकर प्रसाद हैं जो बीजेपी के नेता हैं। ये सब वही नेता हैं। रामविलास पासवान जो इस समय नहीं है, उनके बेटे चिराग पासवान इस समय बीजेपी सरकार का हिस्सा है, एनडीए का हिस्सा है। तो क्या मानते हैं, वो एक बड़ा स्तर था। लेकिन अगर उसी परिप्रेक्ष्य में उत्तराखंड को देखा जाए तो लगभग यहां भी हालात वैसे ही नजर आते हैं। एक तरफ बॉबी पंवार हैं जो बेरोजगार संघ से बाहर निकले, एक तरफ मूल निवास की लड़ाई लड़ने वाले मोहित डिमरी हैं, एक तरफ आपके मीडिया के समाज से आने वाले त्रिभुवन सिंह चौहान हैं। ये अलग अलग लोग हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो गलती 70 के दशक में केंद्र में देखने को मिली, जनता तो जनता होती है, चाहे वो देश की हो या फिर वो प्रदेश की हो, वहां लगता था कि जनता के भावों से उन लोगों ने ठगा। कल क्या गारंटी है कि यहां की जनता ये नहीं सोचेगी कि बॉबी पंवार और उनकी टीम ने उनको ठग लिया? देखिए, नेशनल लेवल पे मैं बात करूं तो जेपी आंदोलन एक बहुत बड़ा आंदोलन जिसमें पूरे देश में परिवर्तन आया। और आज की डेट में हम कई स्टेटों में क्षेत्रीय दलों को भी देख रहे हैं, तो जेपी आंदोलन के ही सारे प्रोडक्ट हैं। तो उस दौरान नेशनल लेवल पर बहुत से राज्यों की बहुत सी अलग अलग मांगें थी और अलग अलग डिमांड होने के साथ साथ ज़रूरतें भी अलग थी और बहुत सारी विचारधाराएं भी अलग थी। क्योंकि जो विचारधारा उत्तराखंड की होगी वो बिहार की नहीं हो सकती, बिहार की होगी वो गुजरात की नहीं हो सकती। इस प्रकार से जो प्रतिनिधित्व था उसमें वो तमाम अलग अलग राज्यों के नेताओं का था और इसीलिए वो सबसे बड़ा कारण है इस चीज़ के लिए। और वो जब अलग हुए तो अलग अलग पार्टियां भी बनी। पर उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में, उत्तराखंड में हमारी जो लड़ाई है, आपने बेरोजगारी की लड़ाई का जिक्र किया, आपने मूल निवास भू कानून के लड़ाई का जिक्र किया, आपने हमारे मीडिया के साथी जो पूर्व में रहे त्रिभुवन चौहान जी उनका जिक्र किया। तो आप ये बता दीजिए कि बॉबी पंवार ने बेरोजगारी की लड़ाई के साथ साथ उन्होंने मूल निवास भू कानून की भी आवाज़ उठाई है, अपने संसाधनों को, जल जंगल ज़मीन बचाने की लड़ाई लड़ी है। मोहित डिमरी जी हैं हमारे, उन्होंने भू कानून, मूल निवास के साथ साथ भी बेरोजगारों के लिए आवाज़ उठाई है और भी लड़ाइयाँ जो इस प्रदेश की है वो लड़ी है। ऐसा ही त्रिभुवन भाई का वो है कि उन्होंने भी सभी मुद्दों पे बोला है। तो वहाँ विचारधाराएं अलग थी, इसलिए वो स्थितियाँ उत्पन्न हुई, पर यहाँ विचारधाराएं सेम हैं। मतलब आप यकीन के साथ कहते हैं कि एकजुट और एकमुठ रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ मुद्दे सेम हैं। और हमने अपने वक्तव्य में आपको पहले ही कह चुका हूँ कि हमारे लिए संगठन या पार्टी फर्स्ट नहीं है, हमें स्टेट फर्स्ट है। और स्टेट फर्स्ट में मुझे लगता है कि जितने भी राजनीतिक दल यहाँ हैं वो एकजुट एकमुठ होंगे और लड़ेंगे। आपको क्या लगता है कि आपके अलावा 2 राष्ट्रीय पार्टियां हैं बड़ी, क्या उनमें ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जो समाज की और पहाड़ की बात करने वाला आदमी हो? जो कल, क्योंकि कई बार आप इशारा कर चुके हैं कि कुछ लोग आपके संपर्क में रहते हैं दोनों ही बड़ी पार्टियों से। देखिए, बहुत तो क्या उनमें से कोई अभी तक संपर्क में है, कोई करीब आने की कोशिश में है? बहुत लोग हैं जो इस उत्तराखंड के बारे में सोचते हैं
चिंतित होते हैं, पर मुझे नहीं पता कि क्या कारण है कि वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं उन दलों से किनारे होकर क्षेत्रीय दलों के साथ या क्षेत्रीय संगठनों के साथ खड़े होने का। और निश्चित ही जिस प्रकार का माहौल प्रदेश के अंदर है, कुछ ट्रेलर बीच बीच में दिख जा रहे हैं, कुछ चीज़ें दिख जा रही है, तो बहुत मतलब ज़्यादा समय नहीं लगने वाला इसमें। बहुत जल्द ही इस प्रकार के जो लोग हैं जिन्होंने बहुत सहन कर लिया इस चीज़ को कि कैसे हमारे पहाड़ लूट रहे हैं, कैसे ये उत्तराखंड लूट रहा है, कैसे यहाँ की संस्कृति को डैमेज किया जा रहा है, कैसे यहाँ के संसाधनों पर लूट मची हुई है, तो मुझे नहीं लगता कि जो इस प्रकार के सोच के लोग हैं वो भाजपा में हो चाहे कांग्रेस में हो, बहुत जल्द वो इन चीज़ों से किनारा करके क्षेत्रीय ताकतों के साथ खड़े होंगे। और ये क्षेत्रीय ताकत निश्चित तौर पर अगर ऐसा हुआ, तो आप कह रहे थे कि फुल फ्लैश में नहीं आ पाओगे, तो मैं तो कहूँगा फुल फ्लैश में आने की फिर पूरी संभावना अगर इस प्रकार की घटनाएं आने वाले कुछ समय में होती है। अच्छा, चूंकि मैं स्क्रिप्टेड इंटरव्यू से थोड़ा बचता हूँ, तो जब भी कोई सामने से एक जवाब आता है तो एक सवाल सामने अक्सर आके खड़ा हो जाता है। राजनीति के मुद्दे पे आने से पहले अभी आपने एक जिक्र किया प्रदेश के संसाधन, पहाड़ के संसाधन। अभी हाल ही में एक बहुत बड़ी आपदा देखने को मिली उत्तरकाशी के धराली में, चमोली के धराली में। ये दो नाम मिलते जुलते एक जैसे हैं, लेकिन क्षेत्र दोनों अलग अलग हैं। अभी आंकड़े तो सरकार की तरफ से जारी नहीं हुए हैं कि कितने लोग हताहत हुए, कितने मिसिंग हैं, कितनों की मृत्यु हो चुकी है, सही आंकड़े और क्या रीजंस रहे उसके। लेकिन आपको क्या लगता है कि उनकी व्यवस्था करने के लिए सरकार ने एक कदम उठाया है कि 5-5 लाख रुपए फिलहाल अभी उन्हें दिए हैं, उनको क्या आगे स्टेप उठाने की जरूरत है? आपको क्या लगता है, आप होते तो क्या करते? तात्कालिक रूप में इन चीज़ों की जो व्यवस्था है, वो जो 5-5 लाख रुपए के चेक हो, वो आप सबको पता है कि 5-5 हज़ार रुपये दे रहे थे। हम लोगों के द्वारा जब आवाज़ उठाई गई, स्थानीय लोगों के द्वारा आवाज़ उठाई गई, तो वो राशि 5,000 से 5 लाख की। उसके बाद में मैंने देखा वो 98 लोगों की लिस्ट है, धराली की बात कर रहा हूँ, तो तकरीबन 4 करोड़ 90 लाख के तकरीबन ये बैठता है पूरा। परंतु मैंने तो देखा कि कई ऐसे बैंक, पंजाब नेशनल बैंक है, ICICI बैंक है, स्टेट बैंक है, ऐसे कई बैंकों के 1-1 करोड़ के चेक गए हैं। उसके अलावा CM केयर फंड में वो उसका स्कैनर जारी उसके लिए तो उन्होंने तात्कालिक कहा है कि तात्कालिक जो मदद तात्कालिक है, पर पैसा कितना है और 5-5 लाख में क्या होगा वो अलग बात है, ठीक है। पर एक उनको उभारने के लिए तात्कालिक रूप में दे दिया और पैसा दे दिया, पैसा खर्च हो जाता है। पर जिनका सब कुछ खत्म हो गया उनके लिए व्यवस्थाएं बनानी चाहिए, और जहां सब कुछ खत्म हो गया उस क्षेत्र के डेवलप के लिए कुछ व्यवस्थाएं बनानी चाहिए। एग्जाम्पल जैसे यूरोप की कुछ कंट्रियां हैं, वहाँ पर जब देखा, थोड़ा पढ़ा उस चीज़ में, थोड़ा जाना, तो वहाँ की विशेषताएं ये है, और वहाँ का गुड गवर्नेंस इसको हम कहेंगे कि वहाँ जहाँ भी आपदाएं आती हैं, जिस प्रकार की जो चीज़ें होती है, जहाँ पर एक विशेष क्षेत्र को नुकसान हो जाता है, तो वहाँ पर कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि उस दौरान बहुत सी चीज़ें आती है। बहुत सी चीज़ों का मतलब खनिज पदार्थ और इस प्रकार की चीज़ें हैं। ऐसा ही यहाँ भी है और सब जगह है। उसी का तो ये हज़ारों करोड़ रुपए का जो ये खनन होता है, ये एक एग्जाम्पल है उत्तराखंड में। इसी तर्ज पर जब हम थराली गए तो वहाँ पर तो मुझे लगता है कि भविष्य में वहाँ पर बहुत बड़ा खनन करेंगे ये लोग, सिर्फ इस बिहाफ पे कि ये जो सारा है मलबा ये हटाना है। पर उसके लिए यूरोप की जो कुछ कंट्रियाँ हैं, वहाँ पर ये प्रावधान है कि भाई जो सारा प्रबंधन है, जो सारा मैनेजमेंट है, जो सारी चीज़ें हैं, वो वहाँ के स्थानीयों के हाथ में दी जाती है। वहाँ से उस माल को बेचने के बदले या उस पे जो रॉयल्टी वगैरह इस प्रकार की रीडेवलपमेंट में जो भी चीज़ें, जो पैसा आएगा वो उसके लिए रीडेवलपमेंट में वहाँ पर लगेगा। इस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ के मुख्यमंत्री को, यहाँ के मंत्रियों को, यहाँ के विपक्ष को इस बात पर जोर देना चाहिए, इस प्रकार की व्यवस्थाएं उत्तराखंड में हो। इस प्रकार की व्यवस्थाएं अगर होंगी तो निश्चित ही हम पंचायतों का जिक्र करते हैं। पंचायतों का जिक्र इसलिए करते हैं कि पंचायतें सबसे मजबूत है, बस शर्त है कि उनके जो अधिकार हैं वो उन्हें दिए जाएं। पूरे देश में एकमात्र ऐसा राज्य केरल है जहाँ पर पंचायतों को 59 जो विषय है उन पर स्वतंत्रता दी गई है कि इन पर आप काम कर सकते हैं। और उस राज्य में विधायक से
ज़्यादा पावरफुल एक प्रधान है, उस राज्य में सांसद से ज़्यादा पावरफुल एक प्रधान है। वो व्यवस्थाएं बनाने के लिए कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति सच्चे नियत का होना चाहिए। कुर्सी पर बैठे हुए या सत्ता में जो पार्टी है वो सच्ची नियत की होनी चाहिए, और ये तब संभव है जो इस माटी का लाल होगा, जो यहाँ के दर्द को समझता है। पर मैं तो जानता हूँ कि आपदाओं में भी अवसर ढूंढे हैं यहाँ के सरकारों ने। केदारनाथ की आपदा से लेकर अभी वर्तमान धराली थराली से लेकर तमाम प्रकार की अवसर ढूंढे हैं। पर अगर इस प्रकार का हमारे पास व्यवस्थाएं होंगी, इस प्रकार का प्लान होगा, निश्चित ही नहीं, यकीनन ये आपका जो, इससे सरकार को भी मदद मिलेगी। बिल्कुल। अगर ये सही तरीके से हो सकता है तो जिस क्षेत्र को पूरी तरह से आपदा ने बर्बाद कर दिया है उस क्षेत्र का विकास हो सकता है और उसमें किसी और की मदद की जरूरत नहीं होगी। पहाड़ के अपने संसाधन ही काफी हैं उस क्षेत्र को डेवलप करने के लिए। तो मुझे लगता है कि अगर इस पर सरकार सोचती है तो एक अच्छा कदम हो सकता है। सरकार, आपने कहा कि जैसे 5 लाख रुपए की, ये बिल्कुल फैक्ट है कि अंतरिम राशि होती है, उसके बाद में कि वो बढ़ाई जाती हैं। बस फर्क सिर्फ इतना कि पारदर्शिता का होना बहुत जरूरी है, और पारदर्शिता के लिए एक अच्छे विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। अब कौन कितनी अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, क्योंकि आप भी आज की तारीख में विपक्ष का ही हिस्सा हैं, तो ये आपकी भी जिम्मेदारी बन जाती है कि वहां पे काम पारदर्शिता से हो। कांग्रेस की भी जिम्मेदारी बन जाती है, यूकेटी की भी बन जाती है। चाहे आप विधानसभा का हिस्सा भले ना हो पर राज्य का हिस्सा है विपक्ष के तौर पर, तो ये आपकी भी बराबर की जिम्मेदारी है। इसमें सिर्फ सरकार पर एलिगेशन नहीं लगाया जा सकता, बराबर आप भी दोषी हैं अगर व्यवस्थाएं ठीक नहीं होती हैं। उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष करेंगे। इस देवभूमि को बचाने के लिए जो भी कदम उठाना पड़े उठाएंगे। सामाजिक रूप में, राजनीतिक रूप में जो भी कदम उठाना पड़े उठाएंगे। एक संघर्ष आपके घर वालों को भी करना पड़ा है जी। किस उस संघर्ष के बारे में थोड़ा सा बताइए। किस माँ बाप ने ये तो नहीं सोचा होगा कि बेटा जेल जाएगा? नहीं, देखिए, कोई भी कुछ भी जो बातें चलती है या कुछ भी हमारे जीवन में घटित होता है तो इंसान पहले से नहीं सोचता कि इस प्रकार की चीज़ें हैं। पर जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी होती है जब घटित होती है तो वो जीवन जो इंसान का होता है, जो एक जीवन चल रहा होता है सामान्य तौर पर, उसमें एक बहुत बड़े टर्निंग पॉइंट के रूप में वो देखा जाता है। और ऐसी घटनाएं हुई, इस घटनाओं के बाद ही ये सारी चीज़ें एक मतलब कहूँ कि जो एक मेरा जीवन साधारण चल रहा था उससे हटके इन घटनाओं ने मुझे दूसरी तरफ मोड़ा। और ठीक है, जिस तरफ भी मोड़ा ये तो ऊपर वाले का सारा कमाल है, ऊपर वाले की ही सारी चाह है। तो जिस ओर भी मोड़ा है हम उस और ही ज़्यादा बेहतर करें तो अपने जीवन को बहुत अच्छी तरीके से और समाज को अच्छी तरीके से सारी चीज़ें कहते हैं कि माँ का साथ हो तो सारे रास्ते आसान हो जाते हैं। तो आपकी बातों से ये तो लगता है माँ का साथ है, लेकिन अब आप एक और बंधन में भी शायद बन गए हैं। कितनी सच्चाई है? सच्चाई क्या है, खुली किताब है। आज के दौर में, डिजिटल के दौर में, सोशल मीडिया के दौर में, सच जब तक इंसान के मुंह से ना निकले तब तक उसे सच नहीं माना जा सकता। नहीं, देखिए, इसलिए आपके मुंह से सुनना है। हम तो खुली किताब है। और जब ये चीज़ें हुई, रिश्ता हुआ, तो खुले सोशल मीडिया पे हमने खुद डाला कि आज ये चीज़ें हुई, तो तमाम समर्थकों ने उसको खूब चलाया और सबको पता है। क्योंकि जब से एआई और ये सब चीजों का वर्जन आया ना, लाइफ ऑफ पार्ट है, तो स्वाभाविक है कि ये भी होगा, आगे और भी तो होने वाली पत्नी को संतुष्टि है कि आप राजनीति में प्रवेश कर गए? देखिए, उनको तो संतुष्टि अगर नहीं भी है तो जिस समय बॉबी पवार को चुना है, जिस समय बॉबी पवार को चुना उस समय ही बॉबी पवार का फील्ड ये हो गया था। तो आज उनका बड़ा सहयोग रहता है तभी तो चीजें हो पा रही है। मतलब दो मातृशक्ति की ताकत आपके साथ में है। बिल्कुल। तो इस हिसाब से तो देखा जाए तो आपकी लड़ाई, शक्ति नहीं, मेरी बहनें भी हैं 3, उन सबका सहयोग बराबर रहता है। तो नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। जब परिवार साथ होता है किसी भी लड़ाई में तो आधी जीत तो वैसे ही हो जाती है, और उसके बाद फिर आपके कदम सही दिशा में बढ़ रहे हैं, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने कामयाब हो पाएंगे। फिलहाल आज आपसे जितनी भी मैंने बात की उसमें एक बात तो है कि स्पष्ट बोल देते हैं आप, और ऐसे ही अगर आप रहेंगे तो शायद पब्लिक के लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि अच्छा हो या बुरा हो, मानने में कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल। क्योंकि अगर बुरा होगा तो उसे ठीक किया जा सकता है। आज हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।